रात का सीन होता है और हम देखते हैं एक लड़के को भागते हुए, और वो लड़का गिर जाता है। उसकी हालत बहुत ख़राब होती है, वो और नहीं भाग सकता। और फिर हम देखते हैं कि उसके सामने बहुत से बंदे खड़े होते हैं, और उनमें से एक बंदा बोलता है कि प्रिंस चियोन, तुम 1 घंटे से भाग रहे हो यहाँ तक आने के लिए, बहुत बढ़िया। और चियोन सोचता है कि मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं इनसे लड़ सकूँ, और कहता है कि क्या क्या तुम मेरा पीछा छोड़ सकते हो अगर मैं एकेडमी में एडमिशन नहीं लूँ तो। और उनमें से एक बंदा बोलता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माना तुम्हारे अंदर एक पीजेंट का ब्लड है, लेकिन तब भी तुम रॉयल ब्लड लाइन से आते हो और थ्रोन के हकदार हो। और जैसे ही चियोन पीजेंट ब्लड सुनता है, वो सोचता है कि इनकी माँ का मेरी माँ की बेइज्जती करते हैं, और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और वो बंदा कहता है कि क्या क्या तुमने मार्शल आर्ट सीख ली? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और कहता है कि मज़ा आने वाला है, और अटैक कर देता है। एक बंदा उसकी गर्दन पकड़ लेता है, और तभी चियोन पीछे से एक नाइफ निकाल कर उस बंदे को मार देता है। और बाकी लोग ये देखकर सोचने लगते हैं कि इसने हमारे ग्रुप के एक मेंबर को कैसे मार दिया, और फिर चियोन पर अटैक कर देते हैं। फिर एक बंदा चियोन के स्टोमक में एक होल कर देता है, और चियोन सोच रहा होता है कि शायद शायद यही मेरा एंड है। और तभी एक गोल्डन कलर की बीम आती है और उस बंदे को मार देती है, और वहाँ एक बंदा आ जाता है, और शायद ये फ्यूचर से होता है, और वो बंदा इन सबको मार देता है और चियोन के पास जाता है और कहता है कि मरते समय भी स्माइल, यही है मेरे एंसेस्टर। और चियोन उसे क्लियरली नहीं देख पा रहा हो। फिर वो अपनी घड़ी में देखता है और बोलता है कि क्या उन लोगों ने मेरे को ढूंढ लिया। और फिर वो कुछ इंजेक्ट करता है चियोन की बॉडी में, और कहता है कि लेटेस्ट नैनो मशीन है ये, तो इसका अच्छे से इस्तेमाल करना और इस डिसेंडेंट्स की लाइफ को इजी करना। फिर चियोन के दिमाग में बहुत सी आवाज़ें आने लगती है, और फिर हम देखते हैं कि 7th जनरेशन नैनो मशीन एक्टिव हो जाती है। इस चैप्टर के स्टार्ट में बताया जाता है कि कैसे मुरी में मार्शल आर्ट्स आई, और कैसे ये एक सेल्फ डिफेंस टूल से किलिंग टूल बन गया, और कैसे यहाँ 2 फोर्स बनी, एक जस्टिस के लिए और एक ईवल फोर्स। और कैसे जो लोग सिर्फ स्ट्रेंथ को डिजायर करते हैं उनको डिमोनिक कल्ट कहते हैं। और ये कहानी एक बंदे की जिसके पास है डिमोनिक कल्ट की थ्रोन पर पहुंचने की पावर, चियोन यू वुन। और फिर हम देखते हैं चियोन को बचा लिया गया है, और वो शौक में है कि वो बचा कैसे। उसके स्टोमक में एक होल किया गया था, और फिर वो देखता है कि उसकी बॉडी स्टिकी स्टिकी हो गई थी, और एक आवाज़ आती है, आप जाग गए मास्टर। और चियोन कहता है कि हाँ। फिर वो हैरान होकर बोलता है कि कौन है, और फिर आवाज़ आती है, शांत मास्टर। फिर चियोन सोचता है और समझ जाता है कि ये आवाज़ उसके ब्रेन से आ रही है, और वो आवाज़ बताती है कि उसका नाम नैनो मशीन है, तो हम इसको नैनो कहेंगे। और चियोन अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा होता है, और नैनो को कोई ईवल गॉड समझ लेता है, और जो कि डिमोनिक कल्ट वर्शिप करती है। और हम देखते हैं 2 लोग ये अटैक के ऊपर बात कर रहे होते हैं, और कहते हैं कि ये मिरेकल है कि प्रिंस बच गए। और गार्ड जैंग कहते हैं कि उनने वहाँ जो सीन देखा वो कभी भी नहीं भूलेंगे, और प्रिंस वहाँ ऐसे पड़े थे जैसे वो सो रहे हैं, और उनके शरीर पर एक भी वुंड नहीं था। और वो बूढ़ा आदमी सोचता है कि ऐसा ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। कल्ट लीडर ने प्रिंस की हेल्प की। फिर हम देखते चियोन को, जो कि अभी भी नैनो से बात कर रहा था, और कहता है कि क्या आपने मेरे को बचाया गॉड। और नैनो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन भेज देता है चियोन के ब्रेन में, जिससे उसको उल्टी होने लगती है और डिजी फील करने लगता है। नैनो बताता है कि बहुत सी नैनो मशीन्स उसकी बॉडी में डाल दिए गए हैं, और चियोन कहता है कि क्या वो उसके शरीर से बाहर आ सकती है? नैनो कहता है कि अब वो उसके शरीर से तभी निकल सकता है तब चियोन मर जाए। और तभी गार्ड जैंग वहाँ आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर वार्क यहाँ आइए, और चियोन नैनो को साइलेंट मोड पर डाल देता है, और गार्ड जैंग शॉक हो जाते हैं कि चियोन जग चुका है। और वहाँ डॉक्टर वार्क कहते हैं कि क्या मैं आपको याद हूँ प्रिंस? और चियोन कहता है कि मैं कैसे आपको भूल सकता हूँ, आप यहाँ आते थे जब मेरी माँ बीमार थी। और जैसे ही डॉक्टर वार्क प्रिंस को चेक करता है, वो हैरान हो जाता है कि इनकी बॉडी के सारी इम्प्योर सब्सटेंस हट चुके हैं, और अब ये बॉडी परफेक्ट है मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करने के लिए। और चियोन सोचता है कि तो ये स्टिकी सब्सटेंस वो इम्प्योरिटीज है, और वो नैनो से पूछता है क्या उसने ये सब किया, और नैनो कहता है हाँ ये सब उसने ही किया है। इस चैप्टर के स्टार्ट में हमें 6 मेन क्लैन के बारे में बताया जाता है, जो कि डार्क, पॉइजन, ब्लेड, स्वॉर्ड, स्प्रिंग साउंड क्लैन है। और डिमोनिक सेक्ट के लीडर को हर क्लैन में एक लड़की से शादी करना पड़ता है, और एक चाइल्ड को व्रत करवाना पड़ता है, जो कि एक सर्टेन एज पर डिमोनिक एकेडमी ज्वाइन करता है और रिप्रेजेंटेटिव होता है अपने क्लैन का। और डिमोनिक एकेडमी हर 10 साल में एक बार ओपन होती है, और ये सीन शिफ्ट होता है, और हम देखते हैं कि चियोन सोच रहा होता है कि डॉक्टर पार्क पॉइजन क्लैन से है, तो उन्हें नैनो के बारे में कुछ पता ना चल जाए। और नैनो कहता है कि इस एरा की टेक्नोलॉजी मेरे को डिटेक्ट नहीं कर सकती। और डॉक्टर बाग गार्ड जैंग को बोलकर चले जाते हैं कि प्रिंस एकदम सही हो गए हैं, और सोच रहे होते हैं कि एक इंसान ऐसे कैसे बदल सकता है, क्योंकि मैंने इसकी बॉडी बचपन में देखी, तब ये किसी भी मार्शल आर्ट्स करने की लायक नहीं थी। और कहते हैं कि इस बार डिमोनिक एकेडमी में बहुत कुछ होने वाला है। और फिर हम देखते हैं कि चियोन सोच रहा होता है कि माना नैनो ने मेरे को हील किया, लेकिन अगर गार्ड जैंग मेरे को नहीं ढूंढते तो
और थैंक्स बोलने ही वाला होता है, तभी गार्जियन चियोन को सॉरी कहते हैं और कहते हैं कि शायद से पहले उसे अपने आप को वॉश करना चाहिए। चियोन अपने आप को वॉश करने चला जाता है और वो नैनो से पूछता है कि सेल्फ हीलिंग क्या है। नैनो कहता है कि कोई भी इंटरनल और एक्सटर्नल वुंड्स क्विकली हील हो सकते हैं, लेकिन ब्लड लॉस और ऐसी चीज़ें में थोड़ा टाइम लग सकता है। और चियोन इस चीज़ को ट्राई करता है और अपने हाथ को काट लेता है, उसके वुंड्स जल्दी से हील हो जाते हैं। नेक्स्ट जब वो अपनी बॉडी पर ध्यान देता है तो उसकी बॉडी टोन्ड हो गई है, जो कि नैनो ने किया है। फिर वो कपड़े पहनता है और फिर नैनो बॉडी रिकंस्ट्रक्शन के बारे में बताता है और फिर चियोन कुछ बुक्स रीड करने जाता है और नैनो कहता है कि बस तुम पेज पलटो, और फिर नैनो सारी इन्फॉर्मेशन कॉपी करके चियोन के ब्रेन में ट्रांसफर कर देता है। एंड यार मेरे को भी ऐसा ही कुछ चाहिए, क्योंकि यार नहीं होती पढ़ाई। और फिर चियोन नैनो की दी हुई इन्फॉर्मेशन को मेमोराइज करता है और नैनो कहता है कि उसने बुक्स की सारी एरर्स को भी करेक्ट कर दिया है। और चियोन सोचता है कि उसके पास अभी इतने मार्शल आर्ट्स की बुक्स नहीं है, लेकिन डिमोनिक एकेडमी में बहुत सारे होंगे। और फिर हम उस बंदे को देखते जिसने वो अटैक कराया था चियोन पर, जिसका नाम आई थिंक मुकुम है। और फिर वो कहता है कि वो खुद के हाथों से क्रश करेगा चियोन यून वुन को। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होती है। आई होप मैं इसकी वीडियोस रेगुलरली लाता रहूं और बहुत मजा आएगा आप लोगों को ये मानवा देखने में। खैर मिलता हूँ ऐसे ही किसी इंटरनेट की गली में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप वॉचिंग स्टोरी नेशन। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे चियोन ने गार्ड जैंग की टेक्निक सीखी, कैसे वो एकेडमी को ओपनिंग सेरेमनी में गया और कैसे उसने खुद के फादर को देखा पहली बार। तो अब आगे तो इस चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं कि राइट गार्डियन कह रहे होते हैं कि ये बहुत बढ़िया है मोरल को ऊपर करके नीचे गिराने में। और फिर गार्डियन ली थर्ड बेनिफिट के बारे में बताते हैं कि स्टेज क्लियर करने के बाद बच्चों को रैंक दी जाएगी। और एक प्रिंस सोचता है कि इसलिए हमारे पास कोई बेनिफिट नहीं है यहाँ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही सर्वाइव कर सकते हैं। फिर हमें रैंक्स के बारे में बताया जाता है कि स्टेज 1 लो रैंक वॉरियर्स, स्टेज 2 मिडिल रैंक वॉरियर्स, स्टेज 3 हाई रैंक वॉरियर्स, स्टेज 4 स्क्वाड लीडर्स, स्टेज 5 क्लैन लीडर्स और 6 स्टेज के बारे में हमें नहीं बताया जाता। और वो आगे कहते हैं कि ये कितना शर्मिंदा भरा होगा जब हाई रैंक वॉरियर्स लो रैंक बन जाएंगे। और राइट गार्डियन कहते हैं कि क्या हम स्टेज 6 को टेस्ट कह सकते हैं, वो इम्पॉसिबल है। आज तक 10 लोग भी उसे पास नहीं कर पाए जब से ये एकेडमी चल रही है, और इस एकेडमी को चलते 100 साल से ज्यादा हो चुका है। और गार्डियन कहते हैं कि अभी तुम सबका रैंक एक कैडेट जितना है, लेकिन जैसे जैसे तुम लोग टेस्ट पास करोगे तुम्हारा रैंक भी बढ़ेगा। और गार्डियन कहते हैं कि अब बहुत बात हो गई, चलो फर्स्ट टेस्ट स्टार्ट करते हैं। और चियोन ये सुनकर हैरान हो जाता है, और सिर्फ चियोन ही नहीं सारे लोग वहां के हैरान और परेशान हो जाते हैं। और गार्डियन कहते हैं कि शांत, ये टेस्ट तुम्हारे बेसिक स्किल्स टेस्ट करेगा, अगर तुम ये भी पास नहीं कर सकते तो तुम लो रैंक वॉरियर्स बनने के लायक भी नहीं हो। और वो आगे कहते हैं कि तुम्हारे पास कम से कम बेसिक निंगोन होना चाहिए यहाँ स्टूडेंट बनने के लिए, अगर तुम्हारे पास वो नहीं है तो तुम एग्रीकल्चर जैसे जॉब पर असाइन किए जाओगे। और चियोन गुस्से में सोचते हैं कि इसलिए ये 6 क्लैंस ने मेरे को ट्रेनिंग नहीं करने दी निंगोन की, अगर मैंने ये फेल किया तो मैं लोएस्ट सेक्ट में चला जाऊंगा इस कल्ट के। और वो प्रिंस खुश होता है जिसने चियोन को मारने का पहले ट्राई किया होता है कि अब उसको उसके हाथ गंदे नहीं करने पड़ेंगे। और वहां पर साउंड क्लैन की लीडर आती है जो कि सैसिन का टेस्ट लेगी, और गार्डियन ली भी उनको इंट्रोड्यूस करते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने ये पास नहीं किया तो तुम लो रैंक वॉरियर बनने के भी लायक नहीं हो। और चियोन सोचता है कि साउंड क्लैन की लीडर ये कौन सा टेस्ट लेगी, और सबने अपने कानों पर हाथ क्यों रख रखा है और अपने कानों को बंद क्यों कर रखा है। और गार्डियन ली कहते हैं कि अगर साउंड क्लैन लीडर अपने ट्रू म्यूजिकल एनर्जी वेव्स का इस्तेमाल करे तो तुम नहीं टिक सकते, लेकिन ये इस चीज को कंट्रोल में रखेगी तो शायद से कुछ बिना निंगोंग के लोग भी पास हो जाए। और चियोन सोचता है कि ओ तो हमें म्यूजिकल एनर्जी वेव्स को एंड्योर करना पड़ेगा। और लीडर कहती है कि थोड़े से निंगोन से भी ये लोग लगभग 1 मिनट तक एंड्योर कर लेंगे। और गार्डियन ली कहते हैं कि जिसने भी बिना बेहोश हुए 1 मिनट तक इसे एंड्योर कर लिया तो वो पास हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। और टेस्ट स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही लीडर अपना इंस्ट्रूमेंट बजाती है छोटे क्लैन के बच्चे नीचे गिर जाते हैं। और वो प्रिंस सोच रहा होता है कि हमने बचपन से मेडिसिन ली है तो हमारे पास निंगोन है, लेकिन वो कमीना अभी तक नीचे गिर गया होगा। और हम देखते हैं क्लैन लीडर अपनी स्पीड को बढ़ा देती है, जो कि बाकी बच्चों ने भी नोटिस कर लिया होता है। और ये इसलिए हुआ होता है क्योंकि चियोन अभी तक नीचे नहीं गिरा, और चियोन भी ये सोचता है कि ये क्या हो रहा है। और नैनो कहती है कि इस साउंड वेव से इंटरनल इंजरी हो सकती है, इसलिए मैंने इसे ब्लॉक कर दिया। और चियोन कहता है कि तुमने मेरी हीयरिंग को बंद कर दिया। और नैनो कहती है कि हाँ, साउंड सेंस करने के फंक्शन को मैंने टेम्पररी बंद कर दिया है। और फिर चियोन सामने देखता है तो उसे वो लीडर का ऑरा दिखता है, और वो कहता है कि क्या तुम इसे ब्लॉक
कर सकती हो। और नैनो कहती है कि क्या अब मैं तुम्हारी देखने की एबिलिटी को भी बंद कर दूं? और चियोन कहता है कि रहने दो। और गार्डियन ली भी कहते हैं कि मैं फील कर सकता हूँ इम्पेशेंसी फिफ्थ लीडर के परफॉर्मेंस में। और आगे कहते हैं कि इसे इंडोर करने के लिए कम से कम 20 ईयर्स ऑफ निंगोन चाहिए। जरूर वही रीजन होगा, लेकिन मैंने सुना है कि उसके पास निंगोन नहीं है। इतने सालों में ये पहली बार मैंने इतना इंटरेस्टिंग फर्स्ट टेस्ट देखा है। और हम देखते हैं कि कुछ बच्चों के कान से खून निकल रहा होता है और अभी भी 6 क्लैन के बच्चे टिके हुए हैं। और वो सब पीछे चियोन को खड़ा देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इसके पास तो निंगोन नहीं था, तब ये कैसे खड़ा है। इस चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं कि चियोन सोच रहा होता है कि फ्रंट रो के बच्चे और वो एल्डर बहुत गुस्सा है। और नैनो उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को स्कैन करके ये कंफर्म करती है। और चियोन सोचता है कि वो कुछ सुन नहीं सकता, लेकिन इन लोगों की प्राइड हर्ट हो चुकी है। मेरे पास कोई निंगोन नहीं है, लेकिन मैं इतनी देर से ये सब एंड्योर कैसे कर रहा हूँ। अगर और चियोन आगे कहता है कि अगर मैंने ये टेस्ट इस कंडीशन में पास किया तो कोई भी भरोसा नहीं करेगा कि मेरे पास निंगोन नहीं है। और वो नैनो को कहता है कि मेरे को एक इंटरनल इंजरी दो। और नैनो कहती है कि इंटरनल इंजरी मतलब तुम्हारे ऑर्गन्स को इंजर करने से है। और चियोन कहता है कि हाँ बिल्कुल सही। और नैनो कहती है कि मैं इस चीज़ की रिकमेंडेशन नहीं दे रही। और चियोन कहता है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता, एक बार ये सब खत्म हो जाए तो मेरे को इंटरनल इंजरी देना और मेरे मुंह से खून की उल्टी करा देना। और सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो लीडर सोच रही होती है कि 1 मिनट होने वाला है और ये अभी तक ऐसे खड़ा है। और वो एक म्यूजिकल एनर्जी वेव निकालने लगती है जिसमें वो अपने हाफ पावर यूज करने वाली होती है। और ये सबसे वो फ्रंट रो के प्रिंस लोग भी नहीं बच पाते, उनकी सिचुएशन भी खराब हो रही होती है। और गार्डियन ली उनको रोक देते हैं और सारे बच्चों को आराम मिलता है। और राइट गार्डियन सोच रहे होते हैं कि अगर इनने थोड़ा और ऐसा किया होता तो कोई भी ये टेस्ट पास नहीं कर पाता। और लीडर सोच रही होती है कि ये मैंने क्या किया, मेरे से गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ और ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। चियोन यू वुन। और हम देखते हैं कि चियोन खून की उल्टी करने लगता है और ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि ये इतनी खून की उल्टी कैसे कर रहा है, ये मरने वाला तो नहीं है। और नैनो बताती है कि उसने 30% ऑर्गन्स को डैमेज कर दिया है, इसलिए इतना खून निकल रहा है। और चियोन नैनो से कहता है कि मेरे को लगा मैं मरने वाला हूँ। और तभी गार्डियन ली वहाँ जाते हैं और सोचते हैं कि अगर ये मर गया तो मैं खतरे में पड़ जाऊंगा। माने ये 6 बड़े क्लैन से नहीं है, लेकिन मैं ऐसे लीडर के लाइन के किसी बंदे को नहीं मरने दे सकता। और नैनो सेल्फ हीलिंग एक्टिव करने वाली होती है, लेकिन चियोन उसे मना करता है। और गार्डियन ली उसे उठा लेते हैं और कहते हैं कि तुमने इतना क्यों होल्ड किया, तुम गिव अप कर सकते थे। और नैनो कहते हैं कि वो मर भी सकता है, लेकिन चियोन उसे मना करता है सेल्फ हीलिंग एक्टिव करने के लिए। और गार्डियन ली चियोन की निंगोन चेक करते हैं और हैरान हो जाते हैं कि इसके पास कोई निंगोन नहीं है, इसने बस मेंटल स्ट्रेंथ से ये टेस्ट पास किया है। और वहाँ कुछ लोग आते हैं और गार्डियन ली कहते हैं कि इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। देन चियोन नैनो से कहता है कि उसे हील करे। और वो लीडर भी सोच रही होती है कि अभी तक ये ठीक था, किसे पता था कि ये इंटरनली इंजर हो रहा है। और गार्डियन ली लीडर से कहते हैं कि आपने बहुत ज्यादा कर दिया लीडर, वो मरने वाला था। और लीडर कहती है कि हाँ लेकिन उसके पास लिटिल निंगन है ना। और गार्डियन ली कहते हैं कि उसके पास नहीं है कुछ भी, मैंने ये खुद देखा है, उसके पास कोई निंगन नहीं है, उसने अपनी ओथ रखी। और लीडर सोचती है कि फिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वो इतनी देर से ये सब एंडोर कर रहा था, उसे भी बाकी बच्चों की तरह गिर जाना चाहिए था। और गार्डियन ली कहते हैं कि वो ये सब अपनी विल के दम पर एंड्योर कर रहा था। गार्डियन ली मन में कहते हैं कि मैं खुद उसे ट्रेन करना चाहता हूँ, लेकिन 6 बड़े क्लैन के अपोजिट जाने से कुछ नहीं मिलेगा। और राइट गार्डियन उठते हैं और कहते हैं कि सिर्फ अपने विल से ये कुछ इंटरेस्टिंग है। और गार्डियन ली कहते हैं कि ये कोई मजाक नहीं है, किसी कोने में जाके दारू पी तू। राइट गार्डियन कहते हैं कि मैं वैसे भी जाने वाला था लाल बंदर। और गार्डियन ली कहते हैं कि तो जा ना पियक्कड़। और ये दोनों अपने निंगोन को रिलीज करते हैं और सबको इनका इंटेंस प्रेशर फील होता है। और फिर राइट गार्डियन कहते हैं कि ठीक है मैं जा रहा हूँ कमीने। और जाते हुए कहते हैं कि बस इतनी सी वेव से ये लोग नीचे गिर गए, आजकल के बच्चे बड़े कमजोर है, लेकिन वो बच्चा वो अलग है, वो मेरे को बहुत पसंद आया। तो इस चैप्टर के स्टार्ट में हमें डिमोनिक एकेडमी की इन्फरी को दिखाया जाता है और इंट्रोड्यूस कराया जाता है बेक जंग मुंग से। और एक आवाज आती है कि यहाँ एक पेशेंट है और ये बंदा बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि पेशेंट, वो भी पहले दिन, ये कैसे हो सकता है, सही में ये रियल है। और वो गार्ड सोचते हैं कि ये बेक जंग वू के स्टूडेंट है, लेकिन ये बिल्कुल क्रेजी है मेडिकल प्रैक्टिस को लेकर। और वो कहते हैं कि ये टाइम नहीं है ये सब का, इधर चलो मेरे साथ। और वो जब चियोन को देखते हैं तो सोचते हैं कि कोई टेस्ट कितना हार्ड हो सकता है, इसकी ऐसी हालत हो गई है। और वो गार्ड से कहते हैं कि क्या इसके पेट में चाकू मारा गया है। और गार्ड कहते हैं कि नहीं, ये इंटरनली इंजर्ड है। आगे कहते हैं कि इसके पास कोई निंगन नहीं है। तो लेफ्ट गार्डियन ने कहा है आप इसका स्पेशल ध्यान रखें। मन में सोचते हैं कि मैंने बहुत पढ़ाई की और मैंने अपने मास्टर्स के पेशेंट्स भी देखे, लेकिन मैंने पहली बार देखा कि इंटरनल इंजरी से इतना ब्लड लॉस हुआ हो। गार्ड्स वहां से जाने लगते हैं और गार्ड कहता है कि उस बच्चे की कंडीशन पहले से
से बढ़िया क्यों लग रही है। और चियोन मन में सोचता है कि शिट, मैं इन्फर्मरी के बारे में भूल गया था, मैंने लगभग इंटरनल इंजरीज हील कर ली है, ये अभी भी दर्द कर रहा है लेकिन अब मेरे को वेट करना पड़ेगा। और डॉक्टर भी पल्स चेक करते हैं और कहते हैं बहुत डैमेज लिया है, लेकिन फिर भी इतना ब्लड लॉस कैसे हुआ, मेरे को इसके एक्यूपंक्चर से स्टार्ट करना चाहिए। और तभी वहाँ राइट गार्डियन आ जाते हैं, जिसे देखकर डॉक्टर पूरी तरह से डर जाते हैं और वो कहते हैं कि अरे वो छोटा बच्चा जो अपने मास्टर के साथ ही रहता था वो यहाँ डॉक्टर बन गया है। डॉक्टर कहते हैं कि वही गंदी टोन, यहाँ क्यों आए हो, कहीं आप इंजर्ड तो नहीं हो। गार्डियन अपनी निंजा रिलीज करके बोलते हैं ओ लगता है तुम्हें अच्छा नहीं लगा मैं यहाँ हूँ। और वो डॉक्टर डरते हुए कहता है कि अरे नहीं नहीं, आप यहाँ रहो, रेस्ट कर लो, थोड़ा सा चाहो तो सो जाओ। गार्डियन कहते हैं कि देखो तो क्या ये बच्चा इंटरेस्टिंग नहीं है। और चियोन कहते हैं कि ये आदमी यहाँ क्यों है, क्या इसे फिगर आउट कर लिया कि मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ। और राइट गार्डियन उसके पास जाकर कहते हैं कि तुम सोने की नौटंकी क्यों कर रहे हो, और उसे उठा लेते हैं। हो जाता है कि बिना टच किए इन्होंने इस बच्चे को उठा लिया। और चियोन भी यही सोच रहा होता है और कहता है कि मैं अपनी बॉडी नहीं हिला सकता क्योंकि ये अभी फिक्स नहीं है। राइट गार्डियन कहते हैं कि अपनी नौटंकी बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हारे मुंह पर एक मुक्का मारूंगा। और चियोन जाग जाता है और कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला। और राइट गार्डियन हंसते हुए कहते हैं कि देखो ये कितना इंटरेस्टिंग है, कोई भी एक्सपीरियंस वो ये बता सकते हैं कि तुम सोए हुए थे या नहीं तुम्हारी ब्रीथिंग को देखकर। नैनो भी उसे बताती है, लेकिन चियोन कहता है कि मेरे को नहीं जानना। राइट गार्डियन कहता है कि मेरे को नहीं लगता कि आजकल के बच्चों में उतने गट्स है जितने तुम में है। और चियोन भी अभी सोच रहा होता है कि ये इसलिए आया है कि इसको पता है कि मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ। और राइट गार्डियन वही सब कह रहे होते हैं कि तुम्हारी विल बहुत स्ट्रॉन्ग है, आजकल के बच्चे कमजोर है वगैरह वगैरह। और डॉक्टर कहते हैं कि राइट गार्डियन पेशेंट की हालत अभी सही नहीं है। और राइट गार्डियन कहते हैं कि अभी बड़े बात कर रहे हैं, बच्चों को बोलने की जरूरत नहीं है। तभी चियोन थोड़ी खून की उल्टी कर देता है और राइट गार्डियन उसके अंदर थोड़ा निंगन डालते हैं। और राइट गार्डियन कहते हैं कि मैं सीधा पॉइंट की बात करता हूँ, मेरे को तुम्हें अपने स्टूडेंट बनाना है। और ये सुनकर रूम में जितने भी लोग होते हैं सब हैरान हो जाते हैं। और चियोन कहता है कि राइट गार्डियन आपको पता है ना मैं कौन हूँ। और राइट गार्डियन कहते हैं कि क्या ऐसा कोई है जिसे तुम्हारे बारे में ना पता हो। और चियोन कहता है कि 6 बड़े क्लैंस ये सब पसंद नहीं करेंगे। और राइट गार्डियन कहता है कि तो क्या हो गया। और चियोन कहता है कि मेरे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन क्या होगा अगर ये कोई ट्रैप हो। और डॉक्टर सोचता है कि ये है इनफेमस 7th प्रिंस। और चियोन कहता है कि मैं सोच कर बताऊंगा। और राइट गार्डियन कहता है कि अरे ऐसा मत बोल, ऐसा लग रहा है कि मैं तेरे से भीख मांग रहा हूँ। और वो कुछ पेज निकाल के चियोन को देते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारे काम आएगा। और क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम पीछे छूट जाओगे, माना तुमने फर्स्ट टेस्ट पास कर लिया शेयर विल से, लेकिन सेकंड टेस्ट नहीं कर पाओगे सिर्फ विल से पास। तो गाइस ये वीडियो यही खत्म होती है। आई होप आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलता हूँ ऐसी किसी इंटरनेट की गली में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप वाचिंग स्टोरी नेशन। दोस्तों हमारे 100 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि चियोन फर्स्ट टेस्ट पास कर लेता है और राइट गार्डियन उसको अपना स्टूडेंट बनाना चाहते हैं। अब आगे इस चैप्टर के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि राइट गार्डियन चियोन को बहुत मोटिवेट कर रहे होते हैं कि क्या तुम्हें सबसे पीछे रहना है, एक वॉरियर को हमेशा 2 स्टेप आगे की सोचनी चाहिए। और चियोन सोचता है ये बात तो सही है, लेकिन मेरे को यहाँ कुछ दिन और रहना पड़ेगा। और राइट गार्डियन कहते हैं कि तुम्हें पता है उस लाल मुंह के बंदर ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा। और चियोन कहता है कि क्योंकि मैं इंजर्ड था। और राइट गार्डियन कहते हैं कि ऐसे तो बहुत से बच्चे इंजर्ड थे, लेकिन उसने उन लोगों को इधर क्यों नहीं भेजा। वो आगे कहता है कि मुरीम के बहुत लोग अपनी इंजरीज को खुद से हील कर सकते हैं। और चियोन कहता है तो। और राइट गार्डियन कहते हैं हाँ, बाकी बच्चों ने खुद को थोड़ा हील कर लिया कि उनको इधर ना आना पड़े। और चियोन कहता है कि इसलिए मैं अकेला हूँ इस जगह पर। और राइट गार्डियन कहते हैं कि एक बच्चा जो मेडिटेट नहीं कर सकता, क्या तुम खुद की इंजरीज को हील कर सकते हो। खैर इस बुड़बक को कौन बताए कि चियोन के पास नैनो है। और चियोन सोचता है कि ये बात तो सही है, अगर मेरे को आगे जाना है तो मेरे को निंगन की जरूरत पड़ेगी। और चियोन बोलता है कि अरे हाँ, मेरे को ड्रैगन बॉल और फर्स्ट फ्लोर की लाइब्रेरी में जाने का मौका मिलेगा ना, मैंने फर्स्ट टेस्ट को पास कर लिया है। और राइट गार्डियन हंसते हुए कहते हैं कि अरे उस बंदर ने शायद से ये नहीं बताया कि लाइब्रेरी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ लोग अपने मन से एंट्री या एग्जिट ले सके। तुम वहाँ बस तभी जा सकते हो जब तुमने टेस्ट पास किया, वहाँ तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम होता है और फर्स्ट फ्लोर की लिमिट 2 आवर्स की है। और चियोन सोचता है कि एक के बाद एक मुसीबत। और राइट गार्डियन कहता है कि ये टाइम बढ़ती जाएगी जैसे जैसे तुम नेक्स्ट फ्लोर पर जाओगे। और वो कहता है कि तुम वहाँ कुछ लिख भी नहीं सकते, सब याद करना पड़ता है। एक बार में 2 बुक को याद करना भी बहुत बड़ी चीज़ है। और चियोन सोचता है कि चलो मेरे को इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है।
और राइट गार्डियन कहता है कि तो तुम्हारे लिए 4 साल बहुत रफ हो सकते हैं क्योंकि तुम्हारे पास निंगन नहीं है। और चियोन सोचता है कि ये कहना चाहता है कि मैं दूसरों से अलग हूँ, मोस्टली लोगों के पास उनकी क्लैन की मार्शल आर्ट्स है लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्या मेरे को इसका स्टूडेंट बनना पड़ेगा यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए। और वो कहता है कि ये पेपर निंगोंग की ब्रीथिंग है क्या। राइट गार्डियन कहता है कि तुम डम तो नहीं हो, अगर तुम मेरे स्टूडेंट बन जाते हो तो मैं तुम्हें निंगोंग की ब्रीथिंग सिखा सकता हूँ। और चियोन सोचता है कि मेरे को नहीं पता कि ये आदमी अच्छा है या बुरा, लेकिन मेरे पास ये चांस है और मेरे साइड में कोई तो होगा इस एकेडमी में। और वो अपने सर को नीचे करके बोलता है कि राइट गार्डियन मैं आपको अपना टीचर बनाना चाहता हूँ। और चियोन कहता है कि एक स्टूडेंट को 2 बार बो करना चाहिए और राइट गार्डियन उसे उठाकर बोलते हैं कि चियोन के ब्लड को किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए लॉर्ड को छोड़कर। यहाँ इन दोनों में स्टूडेंट और टीचर का रिश्ता सेटल हो चुका है। राइट गार्डियन कहता है कि तुम अभी रेस्ट करो और ये सारी चीजें मेमोराइज कर लो। और डॉक्टर से कहता है कि तुम मेरे स्टूडेंट का ध्यान रखना। और डॉक्टर कहता है कि क्या तुम ठीक हो। और चियोन कहता है कि हाँ, ऐसा लगा कि एक तूफान यहाँ से आकर चला गया। और डॉक्टर कहते हैं कांग्रेचुलेशन उस पियक्कड़, ओहो, राइट गार्डियन का स्टूडेंट बनने पर। और कहता है कि तुम्हारे लिए टाइम ठीक नहीं है, पहले टेस्ट में इंजर्ड होना और फिर ये, मैं कुछ टूल्स लेकर आता हूँ। और चियोन सोचते हैं कि नैनो और राइट गार्डियन की वजह से मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ गई है। और वो अपने माँ को और गार्डियन को याद करते हुए कहता है कि अकेडमी में मेरे साइड में भी कोई है। फिर हम देखते हैं डीमन अकेडमी के प्रैक्टिस फील्ड को और बच्चों को। और एक बंदा गार्डियन ली से कहता है कि मैं आपको फर्स्ट टेस्ट की रिपोर्ट देने आया हूँ। और ये बंदा सीनियर मार्शल आर्टिस्ट होता है, हो जिन चैन। और वो कहता है कि कैडेट 7 को मिलाकर 415 लोग पास हुए हैं। और गार्डियन लिंक कहते हैं कि ये पिछली बार से 200 कम है, थैंक्स टू साउंड क्लैन लीडर। और हम देखते हैं कि जो बच्चे फेल हुए थे वो ये सब अनफेयर बोल रहे होते हैं। और हाँ, चियोन की वजह से थोड़ा सा अनफेयर तो हुआ है इनके साथ। और हम देखते हैं कि डिमोनिक अकेडमी के टीचर्स उन लोगों को मार मार कर भगा देते हैं। और सीनियर वो कहते हैं कि इस बार बहुत से एक्सेप्शनल स्टूडेंट हैं यहाँ। और गार्डियन ली भी सोचते हैं कि इस बार मैंने सुना है कॉम्पिटिशन डार्क और शॉर्ट क्लैन में होने वाला है और ये लोग बाकी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। इस चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं कि पास हुए बच्चों को एक मेडल दिया जाता है जो कि एक लो रैंक रिप्रेजेंट करता है एकेडमी में। और उनको बताया जाता है कि अब से वो डिमोनिक एकेडमी में ट्रेन करने वाले हैं 4 साल तक। और वो कहते हैं कि यहाँ यस या नो में जवाब नहीं देना, मडाओ आंसर है। और आगे कहती है कि क्या तुम सब समझ गए। और सारे बच्चे मडाओ कहते हैं। देन गार्डियन ली कहते हैं कि अब ग्रुप बनाते हैं और सीन शिफ्ट होता है। और हम देखते हैं कि डॉक्टर कुछ मेडिसिन तैयार करके चियोन के पास लाए होते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारे ट्रीटमेंट चालू करते हैं। और चियोन कहता है कि डॉक्टर बेक, क्या मेरी कंडीशन ज्यादा खराब है। और डॉक्टर कहते हैं कि चियोन को अभी 11 से 15 दिन लग जाएंगे टेस्ट में प्रैक्टिस करने के लिए। और ये सुनकर चियोन थोड़ा परेशान होता है और सोचता है कि अगर नैनो से मैंने हील करने का कहा तो मैं इंस्टेंटली हील हो जाऊंगा, लेकिन फिर सबको मेरे ऊपर सस्पिशन हो जाएगा और अगर मैं जल्दी नहीं गया तो मैं बहुत पीछे छूट जाऊंगा, मेरे को फर्स्ट टेस्ट के बाद से कुछ नहीं पता। और डॉक्टर बेक कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, अगर तुम नॉर्मल डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते तो तुम्हें महीने लगते, लेकिन मैं तुम्हें बहुत कम समय में ठीक कर दूंगा। और चियोन कहता है कि फिर भी बहुत टाइम लग रहा है। और डॉक्टर बेक कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगा कि तुम राइट गार्डियन से ट्रेनिंग नहीं ले रहे। और चियोन कहता है कि थैंक यू, मैं फ्यूचर में इस डीड को रिपे जरूर करूंगा। और वो फिर चियोन के कपड़े निकाल देते हैं ट्रीटमेंट के लिए। और वो चियोन की बॉडी को देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनको तो यही पता था कि इस लड़के ने कभी मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस नहीं की। और वो एक निडल चियोन की बॉडी में डालने लगते हैं। और नैनो कहती है कि खतरा डिटेक्ट कर लिया गया है और सेल्फ डिफेंस मोड एक्टिव होने वाला है। और चियोन मना करता है और कहता है कि डॉक्टर बेक बस ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और नैनो कहती है कि अगर तुम मेरे को नहीं बताओगे तो मैं हर चीज जो तुम्हें हार्म कर सकती उसे अटैक ही मानूंगी। और चियोन कहते हैं कि उन चीज़ों पर रिएक्ट मत करना जो मैं विलिंगली एक्सेप्ट कर रहा हूँ। फिर डॉक्टर बेक अपना ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं और नैनो चियोन को बता रही होती है कि डॉक्टर बेक के ट्रीटमेंट से कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं। और चियोन भी इस चीज़ को फील कर पा रहा होता है और कहता है कि क्या नैनो उसे ऐसे हील कर सकती है कि डॉक्टर बेक को शक ना हो। और नैनो कहती है कि ऐसा हो सकता है, मैं तुम्हें पूरी तरह से हील कर देती हूँ और जब डॉक्टर बेक चेक करेंगे तो मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ जिससे इनको ऐसा लगेगा कि तुम्हें इंटरनल इंजरी है। और चियोन इस चीज़ को सुनकर खुश होता है और कहता है कि तो मेरे को हील कर दो और डॉक्टर बेक को फुल बना दो और मैं इस 2 वीक में निंगोन सीख लूंगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम गार्डियन ली को देखते हैं जो कि सेकंड टेस्ट समझा रहे होते हैं और कहते हैं कि थर्ड टेस्ट से पहले तुम्हें सारे टेस्ट साथ में देने पड़ेंगे और अगर तुमको एक मिड लेवल वॉरियर बनना है तो तुम्हें बेसिक टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजीज पता होनी चाहिए। और वो सारे बच्चों को 20 दिन का टाइम देते हैं। और ये सुनकर फिर से सारे बच्चे डर जाते हैं और सोचते हैं कि वो कैसे ये सब याद करेंगे। और गार्डियन ली कहते हैं कि अभी यहाँ 20 ग्रुप्स है लेकिन 3 वीक्स के बाद सिर्फ 10 ग्रुप ही नेक्स्ट स्टेज पर जा पाएंगे। और बच्चे ये सुनकर और भी डर जाते हैं और सोचते हैं कि 6 बड़े क्लैंस के कैडेट्स को एडवांटेज है। और गार्डियन ली कहते हैं कि फर्स्ट और लास्ट टाइम है जब तुम्हें ग्रुप बना के काम करना पड़ेगा और अगर तुम आपस में लड़ोगे तो एक साथ सब फेल हो जाना। और सीनियर टीचर सोचते हैं कि ये बहुत बढ़िया है डिमोरलाइज करने में।
और गार्डियन ली कहता है कि अब तुम जा सकते हो, कल से तुम्हें स्टाफ सिखाएगा टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजीज के बारे में। और बच्चे उन स्टाफ्स को देखकर और डर जाते हैं। और सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ग्रुप 8 के इंस्ट्रक्टर को, और वो एक कैडेट से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो। और हम देखते हैं कि स्प्रिंग क्लैन के प्रिंस को, जो कि चियोन के बारे में पूछता है उस इंस्ट्रक्टर से, और कहता है कि उसे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता और वो हमारे ग्रुप में है, तो मैं उसे ये बताना चाहता हूँ। और मन में सोचता है कि मैं खुद तुम्हें मारने वाला हूँ। और इंस्ट्रक्टर बेचारा बोला आदमी खुश होकर कहता है कि अरे तुम सही कह रहे हो, मैं खुद उसको ये बताऊंगा मेन बिल्डिंग में जाकर। और स्प्रिंग प्रिंस परेशान होकर कहते हैं इंस्ट्रक्टर मैं जाकर उसे ये सब बता देता हूँ। और इंस्ट्रक्टर कहता है मेन बिल्डिंग तुम्हारी औकात से बाहर है बच्चे। और वो प्रिंस सोचता है कि यहाँ इतनी सारी चीज़ें गलत क्यों हो रही है, मैं स्प्रिंग क्लैन का प्रिंस, लेकिन मैं वो यहाँ यूज़ नहीं कर सकता। और वो कहता है कि इंस्ट्रक्टर तो मेरे को इतना बताओ कि वो कब से ज्वाइन करेगा। और इंस्ट्रक्टर कहता है इसके बारे में कल जानना, अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। और स्प्रिंग प्रिंस सोचता है अब मेरे को वेट करना पड़ेगा उसका, जल्दी सही हो जाओ, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इस चैप्टर के स्टार्ट में हमें डिमोनिक एकेडमी की मेन बिल्डिंग दिखाई जाती है, जहाँ इंस्ट्रक्टर शॉक और इरिटेटेड है कि 14 दिन लग जाएंगे चियोन को। और डॉक्टर बेक कहते हैं कि इसकी इंटरनल एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और इंस्ट्रक्टर कहता है कि अगर ये यहाँ ज़्यादा रहा तो टॉप पे कैसे जाएगा, क्या कोई तरीका नहीं है इसको जल्दी हील करने का। और डॉक्टर बेक कहते हैं कि ये हो सकता है अगर क्रेडिट 7 के पास निंगोन होता, लेकिन उसके पास ये नहीं है। और इंस्ट्रक्टर सोचता है कि सेकंड टेस्ट 3 वीक में है और मैं नहीं चाहता कि एक बंदे की वजह से मेरा ग्रुप एलिमिनेट हो जाए। और इंस्ट्रक्टर कहता है कि क्या मैं क्रेडिट 7 से बात कर सकता हूँ। और डॉक्टर बेक कहते हैं कि वो अभी रेस्ट कर रहा है, मेरे को बता दो अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो। और इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, मैं कल फिर से आ जाऊंगा। और वो जाते हुए सोचते हैं कि उसने बहुत मुश्किलों से अपना फर्स्ट टेस्ट पास किया, लेकिन उसका लक यहाँ खत्म होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम एक बंदे को देखते हैं जो कि चियोन के रूम में आ जाता है और चियोन उसे देखकर उठ जाता है। और ये राइट गार्डियन होते हैं। वो कहते हैं कि बच्चे तुम्हारा टीचर आ गया है। चियोन कहता है टीचर, तभी उसे दारू की गंदी बदबू आने लगती है। और राइट गार्डियन कहते हैं कि क्या तुम मेरे को ग्रीट नहीं करने वाले। और चियोन राइट गार्डियन को ग्रीट करता है और गुड मॉर्निंग कहता है। और राइट गार्डियन कहता है क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया। और चियोन कहते हैं क्या आप वो ब्रीथ को याद करने वाली बात कर रहे हैं। और राइट गार्डियन कहते हैं हाँ उसके लिए ही बोल रहा हूँ। और चियोन सोचता है अच्छा हुआ मेरे को नैनो ने ठीक कर दिया, ये गुस्से वाला लग रहा है। और वो राइट गार्डियन से कहता है हाँ मैंने कर लिया। और राइट गार्डियन सोचता है क्या इसने वो सब याद कर लिया इस हालत में, मैंने तो बस इससे ऐसे ही पूछा था। और वो चियोन को कहता है कि गुड वर्क। और चियोन कहता है टीचर आपको नहीं लगता आप यहाँ पर बहुत जल्दी आ गए। और राइट गार्डियन कहता है कि नहीं मैं टाइम पे ही हूँ और तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ जिसको जानने का तुम्हें हक है। और वो आगे कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ 2 वीक ही के लिए ट्रेन कर सकता हूँ, बस मैं तुम्हें यहाँ देखने आ सकता हूँ, लेकिन जब तुम डोन्स में चले जाओगे तब मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। और चियोन कहता है हाँ मैंने इतना नहीं सोचा था। और राइट गार्डियन कहता है कि हाँ तुम सोच भी कह सकते हो, तुम इंजर्ड हो। अब वो कहते हैं कि उनके पास मेन टीचर के काम भी होते हैं और वो यहाँ इस टाइम पे ही आ सकते हैं जिससे किसी को सस्पिशियस नहीं लगेगा। चियोन सोचते हैं कि यहाँ डिमोनिक एकेडमी के बाहर के लोगों से ट्रेनिंग लेना मना है, अगर किसी को पता चला तो मैं बड़ी प्रॉब्लम पड़ सकता हूँ। और वो राइट गार्डियन को थैंक्स बोलता है। और राइट गार्डियन कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, चलो स्टार्ट करते हैं। और चियोन कहते हैं क्या अभी। और राइट गार्डियन कहता है तुमने सुना नहीं, मैंने कहा हमारे पास टाइम नहीं है। और वो कहता है कि पीछे मुड़ो और बैठ जाओ। और चियोन मन में कहता है कहाँ से एक्सप्लेन करे ये कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। और राइट गार्डियन कहते हैं ये अच्छी चीज तुमने मेरी ब्रीथिंग ऑफ 1000 मार्शल आर्ट्स को याद कर लिया। और वो चियोन के बैग पर अपना हाथ लगाते हैं और चियोन कहता है कि ये आप क्या कर रहे हैं। और राइट गार्डियन कहते हैं कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो मैं फ्लो को तुम्हारे अंदर डालने वाला हूँ। और वो आगे कहता है कि ये टेक्निक मेरे टीचर नहीं तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने क्रिएट की, तुम्हें कुछ नहीं करना, सारी चीज़ें तुम्हारा टीचर खुद कर लेगा। और वो कहता है कि अपने मुंह को बंद कर लो, अगर तुमने चिल्लाया तो गार्ड्स आ जाएंगे। और वो निंगोन को उसके अंदर डालने लगता है और नैनो भी उसको पहचान लेती है और कहती है कि अननोन क्यों या चक्रा डिटेक्ट हुआ है बॉडी में। चियोन सोचता है कि मास्टर की निंगोन फोर्स कर रही है मेरी विंग्स को ओपन होने के लिए। और राइट गार्डियन कहता है इस बच्चे ने क्या कुछ नहीं सीखा, मैं इसके सर्कुलेशन में कोई ब्लॉकेज या ऑब्स्टिकल नहीं देख पा रहा है, ये अच्छी बात है। इसकी मसल से लगता है इसने ट्रेनिंग की है, लेकिन जितना मेरे को पता है इसने कोई मार्शल आर्ट्स नहीं सीखी। क्या लॉर्ड हो सकते हैं इसके पीछे। 7 वाइफ्स में उनने सिर्फ लेडी हवा की केयर की थी, तो क्या पता उन्होंने सीक्रेटली इस बच्चे की भी केयर की हो। लेकिन कुछ भी इस तरह से मेरे को 7 दिन लगेंगे इसके अंदर सर्टेन अमाउंट ऑफ निंगन बढ़ने में। फिर हम डिमोनिक एकेडमी को देखते हैं कि वहाँ कोई फाइट चल रही है और किसी ने एक प्रिंस को बहुत बुरी तरह से मारा होता है। और एक बंदा कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं ये कौन है। और वो बंदा कहता है कि ये कौन है या मैं कौन हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ बस स्ट्रेंथ मायने रखती है। और मैं अब ग्रुप 12 का इंचार्ज हूँ। और हमें टॉप क्लैन कैडेट 18 को दिखाया जाता है बेगी। इस चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं कि राइट गार्डियन बोल रहा होता है कि क्या तुम्हें वो मेथड याद है। और चियोन कहता है कि हाँ। राइट गार्डियन कहता है कि तुम लोगों को सिखाने का यही बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि तुम्हारे पास निंगन नहीं है, तुम्हारा गोल 7 दिन का है, 7 दिन में तुम्हें इनफ निंगन गैदर करना है। और चियोन सोचता है कितने थके हुए हैं, जरूर
उन्होंने बहुत निंगोन का यूज किया है और वो कहता है कि मैं जरूर ये कर लूंगा। और राइट गार्डियन कहते हैं कि आज के लिए इतना ही, ब्रीथिंग मेथड और फ्लो को मत भूल जाना। और वो चले जाते हैं और चियोन अपने टीचर को थैंक्स बोलता है और सोचता है कि मैं जरूर एक वीक में ही निंगोन बना लूंगा। फिर हमें डिमोनिक एकेडमी प्रैक्टिस फील्ड दिखाया जाता है और गार्डियन सोच रहे होते हैं कि जैसा मैंने सोचा था कि ये बच्चे अपने ग्रुप्स के लीडर बन गए। पहले दिन टीचर इसलिए नहीं थे डॉम्स में क्योंकि ये बच्चे आपस में लड़के अपने रैंक्स को एस्टेब्लिश कर सके। और वो ग्रुप 12 को देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस टीम को पॉइजन क्लैन का प्रिंस लीड नहीं कर रहा होता और वो सोचते हैं कि इनके बीच फाइट हुई है और प्रिंस से लड़ना, ये बच्चा स्ट्रॉन्ग ही नहीं लेकिन इसके पास बहुत हिम्मत भी है। और सीनियर टीचर कहते हैं कि हमें क्रेडिट ट्रेनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए और सीनियर टीचर चिल्लाकर बोलते हैं अटेंशन, आज से 7 दिन तक तुम लोगों को ऑडिटोरियम जो कि तुम्हारे राइट में है वहाँ पर टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजीज के बेसिक सिखाए जाएंगे और फिर आफ्टरनून में लंच के बाद तुम लोगों को यहाँ प्रैक्टिस फील्ड में प्रैक्टिस करवाया जाएगा। और सब बच्चे ऑडिटोरियम की ओर जाने लगते हैं और स्प्रिंग क्लैन का प्रिंस पॉइजन क्लैन के प्रिंस को चिढ़ाने लगता है कि तुम अपने ग्रुप के लीडर नहीं बन सके, तुम कमजोर हो वगैरह वगैरह। और पॉइजन क्लैन का प्रिंस कैडेट 18 को मन में देख कर बोलता है कि अभी इंजॉय करो ये लीडर बन के, मैं तुम्हें रिग्रेट कराऊंगा मेरे साथ ये सब करने के लिए। और फिर हम डॉम्स का सीन देखते हैं जहाँ इंस्ट्रक्टर कैडेट 3 की तारीफ कर रहे होते हैं क्योंकि उसने आज की क्लास में अच्छा परफॉर्म किया होता है और वो चियोन के बारे में बताता है कि उसे अभी 2 वीक्स लग जाएंगे। और स्प्रिंग क्लैन का प्रिंस कहता है कि क्या 2 वीक्स? और इंस्ट्रक्टर कहता है कि हाँ, अगर उसने थ्योरी मेमोराइज कर भी ली तो बिना रिंगोन के मेरे को नहीं लगता कि वो प्रैक्टिस फील्ड पर कुछ कर पाएगा। खैर मैं उसको फिर आज मिलने जाऊंगा, तो ये तुम्हारा फ्री टाइम है। और फिर हम देखते हैं कि स्प्रिंग प्रिंस बहुत गुस्सा होता है और बाकी बच्चे भी ये सब देख रहे होते हैं और वो चिल्ला कर कहता है कि वो अभी भी 2 वीक्स तक कैसे वहाँ रह सकता है। और हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम जा ह्यूंग होता है और वो कहता है कि डॉक्टर ने ऐसा कहा है तो ये झूठ तो नहीं होगा। और स्प्रिंग प्रिंस चिल्ला कर कहता है वो साला ढोंग कर रहा है इंजर होने का, वो गंदी खून की पैदाइश वहाँ मजे कर रही है। और जा कहता है कि प्रिंस आराम से, और वो प्रिंस को कुछ सजेशन देता है जिससे स्प्रिंग प्रिंस भी खुश हो जाता है। देन हमें 4 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें डॉक्टर बेग दिखाए जाते हैं जो कि सोच रहे होते काफी टाइम हो गया मेरे पास कोई नया पेशेंट नहीं आया और कहते हैं कि चियोन शायद से ये मेरा फर्स्ट और लास्ट पेशेंट होगा। तभी दरवाजा खुलता है और इंस्ट्रक्टर अपने स्टूडेंट को लेकर आते हैं और कहते हैं कि रियल सोर्स की प्रैक्टिस में ये इंजर्ड हो गया, मैंने अभी तक इसकी शॉट्स नहीं निकाली, क्या पता इससे इंजरी और बैड हो। और डॉक्टर बेग कहते हैं कि इसे बेड की तरफ ले चलो, आखिर एक पेशेंट आ गया। और इंस्ट्रक्टर सोचते हैं कि ट्रीटमेंट हो भी गया जैसा मैंने सोचा था डॉक्टर बेग से। और डॉक्टर बेग कहते हैं कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आपने शॉट नहीं निकाली। और इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि ये किट कैसा है और डॉक्टर कहते हैं इसने अपने वाइटल्स इंजर्ड नहीं किए थे। और इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि सेकंड टेस्ट तक ये लोग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है लेकिन 2 बच्चे अभी तक यहाँ आ चुके हैं। और डॉक्टर बेग कहते हैं कि इसके वुंड्स डीप है तो इसे कम से कम 3 दिन यहाँ रहने पड़ेंगे। और इंस्ट्रक्टर जाते हुए सोचते हैं कि ये सब क्या हो रहा है और ये कैसे हो गया। जैसे इन लोगों ने रियल शॉट से प्रैक्टिस करना स्टार्ट और रात हो जाती है और वो कैडेट 23 उठ जाता है और चाकू उठा लेता है और चियोन के पैर काटने वाला होता है। तभी उसे एक बिजली का झटका लगता है और चियोन उठकर बोलता है जैसा मैंने सोचा था। इस चैप्टर के स्टार्ट में हमें वही बंदा दिखाया जाता है जिसने चियोन पर अटैक किया होता है और वो समझ नहीं पा रहा होता है कि उसके साथ ऐसा कैसे हो गया और उसको किसने बांधा। चियोन कहता है ये सब मैंने किया गंजे। वो कहता है तुमने ये सब कैसे किया। और चियोन कहता है कि क्या मतलब कैसे किया, जब तुम बेहोश हो गए थे तब मैंने तुम्हें बांध दिया गंजे। और वो लड़का कहता है कि मैं बेहोश कैसे हुआ और इसको तो इंटरनल इंजरीज थी ना, लेकिन ये तो परफेक्टली फाइन लग रहा है और ये बार बार मेरे को गंजा गंजा क्यों बोल रहा है। और तभी उसे महसूस होता है कि उसके बाल अभी नहीं रहे और वो चिल्लाने लगता है कि मैं गंजा हूँ, मैं गंजा हूँ, मेरे को मेरे बाल फील नहीं हो रहे, नहीं मैं गंजा हूँ। और तभी चियोन उसके एक मुक्का मार देता है और कहता है कि चुप हो जाओ। और वो फिर से बेहोश हो जाता है और सीन शिफ्ट होता है और वो फिर होश में आता है और चियोन कहता है अब थोड़ा शांत रहना और तुम्हारे मुंह में रस्सी है तभी भी तुम बोलना चाहते हो। और वो बंदा सोचता है कि मैंने जब इसी सेरेमनी में देखा था तो मेरे को ये नौसिखिया लगा था, लेकिन इसने ये सब क्या कर दिया मेरे साथ, आखिर ये कौन है। और चियोन एक चाकू हाथ में लेकर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैंने अभी तक कैसे सरवाइव किया, मेरे ऊपर हमले होते रहे, देन तुम जैसे कमीनों ने मेरे को पॉइजन देकर भी मारने की ट्राई की। और वो उस चाकू को उसके गर्दन के पास ले जाकर कहता है कि तुम अभी इसके साथ खेल रहे थे लेकिन तुम्हें पता है कितना दर्द होता है अगर मैं जब तुम्हें स्टैप करूंगा और तुम मर भी सकते हो, तो शायद से अब तुम बात करो, ये बताओ तुम्हें किसने भेजा है। और चियोन उसके मुंह से वो रस्सी खोल देता है। वो बंदा कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो,
मेरे को नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो, और अगर तुमने मेरे को यहाँ स्टेप किया तो क्या तुम्हारे ऊपर इस चीज का ब्लेम नहीं आएगा? क्या तुम्हें यहाँ के रूल्स के बारे में नहीं पता? ट्रेनिंग और डुएल्स के अलावा तुम किसी को हर्ट नहीं कर सकते। और चियोन कहता है कि तुम मेरे को आराम से नहीं बताने वाले। वो बंदा कहता है कि ऑब्वियसली तुम मेरे को टॉर्चर भी करोगे तब भी नहीं बताऊंगा। और वो मन में सोचता है कि इसने ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि मैं इतना टफ होऊंगा। और चियोन उसके मुंह को बांध कर कहता है कि ठीक है रुको थोड़ा और। कहता है मैं जहाँ रहता था वहाँ ज्यादा चीजें नहीं थी लेकिन यहाँ बहुत सी है। और वो बंदा नीडल्स को देखकर कहता है कि ये क्या करने वाला है, बेचारे को क्या पता इसकी लगने वाली है। और चियोन उसकी तरफ देखता है और उसके हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम डरे तो नहीं। और वो बंदा सोचता है बिना कोई ट्रेनिंग के ये इतना पावरफुल कैसे है, ये मेरे हाथ को क्यों खोल रहा है, क्या करने वाला है। और चियोन एक नीडल लेता है और उसके बंदे के नाखून के अंदर डाल देता है। वो बंदा डर के मारे चिल्लाने लगता है लेकिन उसके मुंह में रोप्स है। और चियोन कहता है तुमने ही तो कहा था कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। और सीन शिफ्ट होता है और चियोन कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम 2 बार बेहोश हो गए और चलो तुम्हारे दूसरे हाथ की बारी है। साले ने उसके नाखून में नीडल डाल दिया, फिर पूछ रहा है कि तुम ठीक तो हो ना। वो उसके मुंह की पट्टी खोल देता है, क्या तुम अब बात करनी चाहते हो? और चियोन कहता है कि ये तुम्हें शुरू में ही कर लेना चाहिए था। और वो बंदा सोचता है ये पागल है, मैं मर जाता है या खुद पागल हो जाता है इतने दर्द को संभालने के बाद, मेरे को इसको बता देना चाहिए सब कुछ। और चियोन कहता है ये चियोन म्यू ने किया है। और वो बंदा कहता है तुम्हें कैसे पता? और चियोन कहता है ग्रेट चियोन म्यू की वजह से या इंस्ट्रक्टर मेरे को डेली लेसन देने आते हैं, मेरे को सब पता है कि मैं कौन से ग्रुप में हूँ और इस ग्रुप में मेरे साथ कौन कौन है। लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता है ह्यू बोंग। और बोंग सोचता है कौन कहता है कि इसको कुछ नहीं पता, ये तो मॉन्स्टर है, ये अपनी स्ट्रेंथ को सबसे छुपा रहा है, मेरे को नहीं पता ये कैसा बन जाएगा जब ये और स्ट्रॉन्ग बनेगा। और चियोन कहता है कि तुम्हारे वजह से मेरे को एक ग्रेट इन्फो मिला है लेकिन अब मैं सोने जा रहा हूँ। और वो कहता है कि जो अभी हुआ। तभी बोंग कहता है मैं किसी को कुछ नहीं बताऊं, अपना गुस्सा मेरे ऊपर निकाल लो चाहो तो। और चियोन एक अटैक करता है बोंग पर और बोंग बेहोश होते होते सोचता है कि मेरे को लगा था इसके पास निंगोन भी नहीं है लेकिन ये सबको पागल बना रहा है। इस चैप्टर के स्टार्ट में हमें राइट गन दिखते हैं जो कि सोच रहे होते हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी सीख जाएगा। फिर हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ राइट गार्डियन चियोन के अंदर निंगोन डाल रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये कैसे हो गया, इस बच्चे ने सिर्फ 5 दिन में निंगोन को एक्वायर कर लिया। नॉर्मली लोगों को करने में 2-3 वीक लगते हैं और कभी कभी महीने भी लग जाते हैं। और आगे कहते हैं कि ये रियल डील है, मैंने सोचा था कि मैं इसे 2 वीक में निंगोन एक्वायर करा के बेसिक ट्रेनिंग सिखा दूंगा लेकिन अब मेरे को अपना प्लान चेंज करना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि राइट गार्डियन चियोन के पास पहुंच जाते हैं जहाँ चियोन उनको ग्रीट करता है और राइट गार्डियन कहते हैं कि तुमने वो कहाँ रखा है। और चियोन कहता है कि मैंने उसे बेड के नीचे रखा है। और फिर हमें ड्रैगन बॉल दिखाया जाता है जिससे गंदी स्मेल आ रही होती है। और राइट गार्डियन सोचते हैं कि अगर इस बच्चे ने ये ले लिया तो मैक्सिमम 20 साल का निंगोन मिल जाएगा इसे। और राइट गार्डियन बोंग को देख लेते हैं और पूछते हैं कि ये कौन है और उसकी ऐसी हालत। वो कहते हैं कि क्या तुमने इसके ब्लड पॉइंट्स को कुछ किया है। और चियोन कहता है कि इसने मेरे ऊपर हमला किया जब डॉक्टर बेग चले गए। और राइट गार्डियन कहते हैं कि क्या हमला किया। और चियोन कहता है कि रियल स्वॉर्ड की ट्रेनिंग के टाइम पर इसने खुद को पर्पसली स्टैब करा या करवाया इधर आने के लिए। और राइट गार्डियन कहते हैं कि इसने ऐसा कुछ करने की सोची भी कैसे, क्या इसे नहीं पता कि अगर ये चीज डिस्कवर हो गई तो इसे बाहर निकाल दिया जाएगा। और चियोन कहता है कि मेरे को लगता है इसके या तो इतने गट्स है नहीं तो इसको किसी ने यहाँ भेजा है। और राइट गार्डियन कहते हैं कि तुम्हारे रिएक्शन से ऐसा लगता है कि तुम्हें पता है कि ये सब किसने किया है। और चियोन कहता है हाँ ये सब उस लॉयल क्लैन के कमीने ने किया है जो मेरे ग्रुप में है। और राइट गार्डियन सोचते हैं कि लॉयल क्लैन में बहुत से ट्रबल मेकर है लेकिन ऐसा लगता है ये भी कुछ नहीं कर सकता। और राइट गार्डियन भी बोंग के ब्लड पॉइंट्स पर मारते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने 1 ईयर ऑफ निंगोन से ये किया तो ये 1 घंटे में ठीक हो जाएगा, कम से कम तुम्हें 10 ईयर ऑफ निंगोन से करना चाहिए। और चियोन ड्रैगन बॉल ले लेता है अपने हाथ में और उसके स्मेल से डरते हुए वो कहता है कि क्या मैं इसे निगल लूं। राइट गार्डियन कहते हैं नहीं इसको च्यू करो जिससे अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। और चियोन उसे खा लेता है और उसके टेस्ट और स्मेल से चियोन का कुछ ऐसा मुंह बन जाता है। और राइट गार्डियन कहते हैं कि अगर तुमने इसे खा लिया हो तो अपनी ब्रीथिंग स्टार्ट कर दो। और फिर राइट गार्डियन उसकी हेल्प करने लगते हैं उसे एब्जॉर्व करने में। और नैनो भी उसे ड्रैगन बॉल को डिटेक्ट करके बोलती है कि क्या उसे इस चीज को एब्जॉर्व करना है। और चियोन कहते हैं हाँ। और नैनो भी उस ड्रैगन बॉल को एब्जॉर्व करने में हेल्प करने लगती है। और राइट गार्डियन सोचती है कि क्या इसकी बॉडी कोई गॉड ऑफ वॉर की बॉडी है, इसकी बॉडी इसी एनर्जी को एब्जॉर्व करने लगी, कम से कम 80% ऑफ एनर्जी इसे एब्जॉर्व कर लेनी चाहिए। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम चियोन को देखते हैं और राइट गार्डियन कह रहे होते हैं कि कैसा लगता है निंगोन होने पर, कैसा फील हो रहा है तुम्हें। और वो आगे बोलते हैं कि चियोन ने 115 टाइम्स निंगोन एब्जॉर्व कर लिया है जो कि 30 ईयर्स ऑफ निंगोन होती है। और राइट गार्डियन आगे कहते हैं कि बाकी बच्चे तो आधा भी एब्जॉर्व नहीं कर पा रहे होते। चियोन हाथ जोड़कर कहता है कि ये सब आपकी वजह से हुआ है टीचर।
और राइट गार्डियन वहां से जाने लगा। चियोन राइट गार्डियन से कहता है कि क्या वो कल से उसे ब्लेड टेक्निक सिखा सकते हैं, और राइट गार्डियन कहते हैं कि बिल्कुल मैं सिखाऊंगा। और सीन शिफ्ट होता है, स्प्रिंग प्रिंस बहुत खुश होता है और वो जा बंदा बोलता है कि क्या हुआ प्रिंस, आप बहुत इतने खुश क्यों हो। और स्प्रिंग प्रिंस कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अभी तक उसका काम तमाम हो चुका होगा, अब इस बेचारे को कौन बताए कि उधर चल क्या रहा है। इससे तो बहुत तगड़ा सरप्राइज मिलने वाला है जब चियोन वापस आएगा। तो आज के इस पार्ट में इतना ही, और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, और जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट लाने की कोशिश करूंगा मैं, तो स्टे ट्यून। खैर ऐसे ही मिलता हूँ किसी इंटरनेट की गली में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप वाचिंग स्टोरी नेशन। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि कैसे चियोन राइट गार्डियन को बोलता है कि उसे कुछ नई टेक्निक सिखाए, और उसने बोंग की भी हालत खराब कर रखी थी। और गाइस सबसे थोड़ी वीडियोस छोटी आएगी और रेगुलर करने की कोशिश करूंगा मैं, क्योंकि कॉलेज का थोड़ा चक्कर है, तो समझ लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के स्टार्ट में देखते हैं कि डॉक्टर बाग बहुत ज्यादा हंस रहे होते हैं, और वो बोंग को ही देख के हंस रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम्हारे सारे बाल कहाँ गए, वो भी एक रात के अंदर। और बोंग मन में सोचता है कि मैं कुछ बोल भी नहीं सकता क्योंकि वो बंदा मेरे बगल में ही लेटा हुआ है। और डॉक्टर बेक हंसते हंसते अपनी हंसी को कंट्रोल करते हैं और बोलते कि अरे मेरे को माफ करना, मैं ज्यादा ही हंस लिया, लेकिन ये लो मैं तुमको कवर कर देता हूँ। और बोंग मन में सोचता है कि बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। और फिर डॉक्टर बेक वहां पर जाते हैं जहाँ पर चियोन सो रहा होता है, और डॉक्टर बेक चियोन को देखते हैं और फिर वो सोचते हैं कि क्या यहाँ पर रात को कुछ हुआ है, जरूर यहाँ पर कुछ हुआ होगा। और फिर डॉक्टर बेक वहां से जाते हुए सोचते हैं कि जो भी हुआ होगा, चलो इसके ऊपर मैं कोई ज्यादा टेंशन नहीं दूंगा। सब कहते हैं कि मडावा हाउस के पर्सनल डॉक्टर को सिर्फ अपने ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि कोई कुशनिंग के ऊपर। और फिर वहां से डॉक्टर बेक चले जाते हैं और फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं 2 दिन के बाद का सीन, और स्प्रिंग प्रिंस बोल रहा होता है कि अच्छा ये तो ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है, और क्या उसे एक्सपेल नहीं होना चाहिए था ग्रुप के अंदर से। और इससे ऐसा लगता है कि बोंग आ चुका है वापिस से अपने प्रिंस के पास जिसने उसको भेजा था चियोन के। और बोंग बोल रहा होता है कि मैं उसके टेंडेंस को काटने जा रहा था, लेकिन उसके वुंड्स है ना बहुत ज्यादा एक्सक्यूजिव है, तो वहां पर डॉक्टर सारी रात खड़े रहे और उसको ट्रीट करते रहे और उसको छोड़ा भी नहीं। और प्रिंस कहता है कि क्या, और वो डॉक्टर क्या सोता नहीं है, और तुम ये सब कह रहे हो, क्या ये कोई एक्सक्यूज है। और बोंग कहता है कि प्रिंस मैं वहां पर गया तो था जैसे कि आपने ऑर्डर किया था, लेकिन वो डॉक्टर जागता रहा। और ये सारी बातें सुनकर स्प्रिंग भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोंग को मारने लग जाता है और कहता है कि अरे वो डॉक्टर कितना ही ब्राइट होगा, तुम कुछ कर क्यों नहीं पाए। और हम देखते हैं बोंग बहुत गंदी तरह से पिट रहा होता है स्प्रिंग प्रिंस के पास, और वो प्रिंस उसको मारते ही जा रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम पीस ऑफ सिट हो, तुम एक सिंपल सा काम नहीं कर पाए। अब वहां पर वो प्रिंस का बंदा आ जाता है जा, और बोलता है 1 सेकंड प्रिंस। और प्रिंस बोलता है क्या हुआ। और वो जायून बोलता है कि क्या तुमको पता है उस क्लिनिक के डॉक्टर का नाम क्या है। और बोंग बोलता है कि बेक जो म्यूंग, और यही मैंने सुना था। और वो जा बंदा बेक जो म्यूंग का नाम सुनता है और थोड़ा सोचने लग जाता है। और प्रिंस बोलता है क्या तुम इस नाम के किसी बंदे को जानते हो। और वो जा म्यूंग बोलता है कि हाँ वो डिसिप्लिन हो सकता है डॉक्टर बेक जो वुन निम का। और प्रिंस भी ये सुन के हैरान हो जाता है कि बेक जो वुन निम। और प्रिंस बोलता है क्या वो वही बंदा नहीं है जो कभी पॉइजन क्लैन का पार्ट हुआ करता था, लेकिन उसने पॉइजन पर छोड़ के मेडिसिन पर वर्क किया, और अब वो लॉर्ड का पर्सनल डॉक्टर है। और मैंने ये भी सुना है कि वो एक डॉक्टर तो है, लेकिन वो टॉप 30 में रैंक करता है डीमन एकेडमी के अंदर। और प्रिंस बोलता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, और हमारा डॉक्टर अगर उसका डिसिप्लिन है तो वो जरूर एक्सपेशनल होगा मार्शल आर्ट्स के अंदर। और वो फिर से बोंग को मारने लगता है और बोलता है कि इस बास्टर्ड को भेजने का कोई मतलब नहीं निकला, हमारे सारे एफर्ट्स वेस्ट हो चुके हैं। और वो आगे बोलता है कि और बास्टर्ड तुम याद रखना, कभी ये सपने में मत सोच लेना कि तुमको कोई सपोर्ट मिलेगा हमारी क्लैन से। और बोंग सोचता है कि क्या कहा इसने। और हमें एक फ्लैश पे दिखाया जाता है जहाँ पे प्रिंस और जा ह्यून आया होता है, और जहाँ प्रिंस बोल रहा होता है कि तुम्हारा नाम ही बोंग है ना, तुम्हें मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा, और अगर तुम फेल भी जाते हो तो चिंता मत करना, मैं स्प्रिंग क्लैन का हेयर हूँ तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। और वो ये भी बोलता है कि अगर तुम किसी रीजन से स्पेल भी हो जाते हो ना तो मैं तुम्हारे छोटे क्लैन को सपोर्ट करूंगा। और हम फिर से अपने प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर बोंग अभी पिट रहा होता है और सोच रहा होता है कि अगर तुमने प्रॉमिस को रखा होता ना अपने, तो मैं तुमको सब कुछ सच सच बता देता। हाँ मारो मेरे को, ऐसे ही मारो, मैं भी देखता हूँ जब वो बंदा यहाँ पर आता है तुम क्या कर लेते हो। और स्प्रिंग प्रिंस बंडानों को हटा देता है और देखता है कि बोंग तो बिल्कुल टकरा हो चुका है और उसके टकले पर प्रिंस की शक्ल भी दिख रही होती है। प्रिंस बोलता है क्या ये सब क्या कर लिया तुमने, तुमको क्या लगा मैं तुमको फॉरगिव कर दूंगा अगर तुम अपने सिर को मुंडवा के यहाँ पर आ जाओगे। और वो फिर से बोंग को मारने लग जाता है। और वहाँ के सारे बंदे सोच रहे होते हैं कि हमने सोचा था कि यहाँ पर सब कुछ शांत होगा, लेकिन इस क्वार्टर में सब कुछ नॉइसी हो गया वापिस से। और हम फिर देखते हैं कि प्रिंस ने बोंग को बहुत बुरी तरह से मार दिया होता है। वो बोलता है जायूंग से अब यहाँ से चलते हैं, और जायूंग बोलता है ठीक है प्रिंस चलो यहाँ से। और बोंग मन में सोचता है कि तुम स्प्रिंग प्रिंस और वो चियोन तुम सब मर जाओ। तो हमें तब तक बताया जाता है कि डॉक्टर बेक को कोई मार्शल आर्ट्स नहीं आती, उन्होंने सिर्फ मेडिकल पर अपना फोकस किया था। और फिर हमें 7 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है मडाउस हाउस क्लिनिक के अंदर, जहाँ पर हम देखते चियोन को जो कि प्रैक्टिस कर रहा होता है किसी चीज की। और फिर हम वहाँ पर देखते राइट गार्डियन को। राइट गार्डियन सोच रहा होता है कि मैंने जैसे सोचा था ये बंदा बहुत ज्यादा जीनियस है, इसे बस बटरफ्लाई टेक्निक कुछ बारी दिखाई और इसकी कुछ पोस्चर को ठीक किया इन दिनों, लेकिन इसके मूवमेंट स्टेबल और नेचुरल है। अगर ये इसी तरह कंटिन्यू करने लगा तो कोई
प्रॉब्लम होगी एक्सप्रेशंस को ऑपरेट करने के लिए। और वो फिर बोलते हैं नगला एक्सप्रेशंस है। चियोन सोचता है कि नैनो की वजह से मैंने टीचर के पोस्चर्स को स्कैन कर लिया था और मैं इनको परफेक्टली रिप्लिकेट कर सकता हूँ, लेकिन ये इनको सस्पिशियस बना देगा, तो मैं धीरे धीरे ये सब करूंगा। फिर हम देखते हैं चियोन को कोई टेक्निक परफॉर्म करते हुए, और ये बटरफ्लाई टेक्निक की होगी और चियोन अपने हाथ से इसको परफॉर्म कर रहा होता है। राइट गार्डियन सोच रहे होते हैं द ग्राफ्टिंग मार्शल टेक्निक, इसके अंदर 24 स्टार्टिंग एक्सप्रेशन है और 3 स्टार्टिंग एक्सप्रेशन से एक एक्सप्रेशन बनता है और ये 8 एक्सप्रेशन तक हो सकता है। लेकिन इसे बेसिक सिखाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, तो मैं इसे कनेक्शंस नहीं सिखा सकता, और अगर मेरे पास 1-2 महीने और रहते तो मैं इसे सब कुछ सिखा देता। एक भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट पीरियड है। फिर राइट गार्डियन बोलते हैं आज के लिए बहुत हो गया, तुमने सब कुछ अच्छे से मेमोराइज कर लिया है। और चियोन भी उनको ग्रेड करता हुआ बोलता है कि मास्टर आप तो मेरी ऐसी फिजूल में तारीफ कर रहे हो। और फिर राइट गार्डियन उसको एक पेपर देते हैं और बोलते कि इसके अंदर स्टार्टिंग एक्सप्रेशन है, बटरफ्लाई टेक्निक है और निंगन ऑपरेशन मेथड्स है। और वो आगे बोलते हैं कि तुम्हारा टीचर तुमको ये खुद सिखाना चाहता था, लेकिन ये आखिरी दिन है, तो तुम्हें अब खुद की अंडरस्टैंडिंग से ये सब सीखने पड़ेंगे, अपने बेसिक्स को मास्टर करना पड़ेगा और इसके हिसाब से तुम आराम से कर लोगे। और मैं ये जरूर चेक करूंगा जब हम अगली बार मिलेंगे, तो अपने आप को लेजी मत बना लेना और मेमोराइज कर लेना इसको प्रॉपर्ली। और चियोन उनको ग्रेड करते बोलता है कि मास्टर थैंक यू, मैं आपको कभी फेल नहीं करूंगा। राइट गार्डियन बोलता है हाँ मेरे को पता है तुम नहीं करोगे। और फिर राइट गार्डियन अपने पावर से अपने शॉर्ट को अपने पास बुलाता है और वो चियोन को बताता है कि ये है ब्राइट मार्शल स्वॉर्ड। और चियोन वो स्वॉर्ड देख के थोड़ा हैरान हो जाता है। राइट गार्डियन बोलता है लो इसे पकड़ो। चियोन बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा लाइट है, मैंने सोचा था कि ये बहुत ज्यादा हैवी होगी। और राइट गार्डियन बोलता है कि हाँ नॉर्मली स्वॉर्ड के वेट्स 2-3 ग्यून्स होते हैं, लेकिन ये हमारी क्लाइंट की प्राइजेस स्वॉर्ड है जिसका वेट सिर्फ 1.5 ग्राम है, ये बटरफ्लाई टेक्निक की वजह से। और राइट गार्डियन बोलता है हाँ तुम स्मार्ट तो। और फिर राइट गार्डियन एक स्लैश मारता है और वहाँ की वुड कट जाती है और चियोन सोचता है कि ये बहुत ज्यादा शार्प है और मन में सोचता है कि अगर डॉक्टर बेक ने ये देखा होता तो वो जरूर एनोय हो जाता। और राइट गार्डियन आगे बोलते हैं कि इस स्वॉर्ड का जरूर नैरो रेंज है और ये लाइट है, लेकिन ये बहुत ज्यादा रिफाइंड मेटल से बना हुआ है, तो इसकी शार्पनेस और ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी है और यही सारी चीजें इसको इसका टाइटल देती है। और फिर राइट गार्डियन बोलते हैं कि तुम पीछे हट जाओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ और इसे अच्छे से देखना है, ये तुम्हारे टीचर की बटरफ्लाई टेक्निक है। और चियोन बोलता है नैनो से नैनो स्टार्ट हो जाओ इसको स्कैन करने के लिए। और नैनो बोलती है से यूजर ने कमांड दे दिया, अब मैं इस चीज को स्कैन करने वाली हूँ। इस चैप्टर के स्टार्ट में सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर राइट गार्डियन चियोन को सिखा के जा रहे होते हैं और वहां पर लीड गार्डियन और गार्डियन ली भी होते हैं। और गार्डियन ली कहते हैं कि अच्छा वो रैट नहीं वो होबिंग जा रहा है। और लीड गार्डियन बोलते हैं कि हाँ अब तुम्हें प्रिटेंड नहीं करना पड़ेगा, तुम ये सब जानते हो। और गार्डियन ली कहते हैं कि मैं तुम्हारे ऑर्डर्स के अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि अब मेरे को यहाँ पर नहीं आना पड़ेगा उस चूहे को देखने के लिए। और लीड गार्डियन बोलते हैं कि हमें फिर से गार्ड्स को वहाँ पर रिजाइन करना पड़ेगा सेकंड फ्लोर पर, उन्होंने बहुत ज्यादा रेस्ट कर लिया है और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और गार्डियन ली कहते हैं कि क्या रीजन है इसे आपको इतना कंसर्न है 7th फिन के तरफ। और लीड गार्डियन कहते हैं क्योंकि ये फेयर है। और गार्डियन ली हंसते हुए कहते हैं कि अरे आप क्या कहना चाहते हो कि कोई भी फिंगर हट नहीं करता अगर हम किसी फिंगर को मार दे। पता नहीं ये बंदा क्या ही बोल दिया। और वहां से लीड गार्डियन जाते हुए कहते हैं कि इसको क्वेश्चन मत करो और वो वहां से उड़ जाते हैं। और गार्डियन ली कहते हैं कि मैंने जैसा सोचा था विंड किंग से कि ये कहीं भी जा सकते हैं एक मोमेंट के अंदर, और अगर इसने भागने का सोच लिया तो इम्पॉसिबल इसको कोई कैच कर सके, लेकिन देखते ये 10 दिन क्या ही थिंग्स को फेयर कर सकती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और फिर देखते डॉक्टर बेक को, ये बोल रहे होते कि हमेशा जगा हुआ होता था जब भी यहाँ पर मैं काम के लिए आता था, लेकिन ये आज सो रहा है, क्या हो गया है। ऐसे ये लास्ट टाइम है जब ये पीसफुली ऐसे सो सकता है, तो मैं इसे डिस्टर्ब नहीं करूंगा और इसे सोने दूंगा। और हम देखते हैं चियोन की नसें टाइट होने लग जाती है। फिर हमें बताया जाता है कि वो इतनी देर से सो नहीं रहा होता है, वो मसल ट्रांसफर कर रहा होता है। और 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर बेक सो रहे होते हैं और ये बंदा कैसा सोता है, नाक से बुलबुले आ रहे हैं इसके। और तभी अचानक से एक आवाज आती है और डॉक्टर बेक उठ जाते हैं और वो जाते हैं और बोलते क्या हो गया। और हम देखते चियोन उल्टी कर रहा होता है और डॉक्टर बेक सोचते कि ये अचानक से उल्टी क्यों करने लग गया। और फिर वो बोलते हैं कि क्या तुम सही हो। आगे कहते हैं कि ठीक है इन सबको बाहर निकल जाने दो, आराम से लेट जाओ और थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। और फिर वो उसके पल्स को चेक करते हैं और बोलते हैं ये क्या है, मैंने आज तक कभी ऐसा पल्स रेट नहीं देखा था किसी बंदे का जो इतने दिनों से सो रहा है। और फिर हम देखते हैं कि चियोन थोड़ा शांत हो जाता है और डॉक्टर परेशान हो जाते हैं कि क्या अब इसे क्या हो गया, सडनली स्टेबल कैसे हो गया। मेरे टीचर ने तो मेरे को आज तक कभी इस चीज के बारे में नहीं बताया, लेकिन जो भी है चलो इसको छोड़ देते हैं। और फिर डॉक्टर मेरे पास चले जाते हैं और बोलते हैं चलो मैं कुछ खाने जा रहा हूँ यार तुम सो। फिर देखते हैं चियोन उठ खड़ा होता है और वो अपने हाथ को देखता है और एक मुट्ठी बनाता है और बोलता है कि ये स्ट्रेंथ मेरे हाथों में नहीं थी 6 घंटे पहले, लेकिन अब मैं महसूस कर सकता हूँ कि टीचर ने अपने आप को कितना ट्रेन किया होगा। बोलता है अगर उन्हें पता चल गया मैंने इस बॉडी को 6 घंटे में पा लिया तो वो जरूर डर जाएंगे। पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर राइट गार्डियन अपनी बटरफ्लाई टेक्निक उनको दिखा रहे होते हैं और चियोन बोलता है अमेजिंग, इतने प्रेशर को क्रिएट करना सिर्फ एक स्टार्टिंग एक्सप्रेशन से और कोई निंगन से नहीं। और फिर वो बोलता है नैनो क्या तुमने स्कैन कर लिया। और नैनो बोलती है हाँ मैंने सब कुछ स्कैन कर लिया है।
और राइट गार्डियन बोलता है कि तुमने सही से देखा स्टूडेंट? चियोन बोलता है हाँ मैंने सब कुछ सही से देख लिया। और राइट गार्डियन बोलता है ये एक शेम की बात है, मुझे तुमको कम से कम स्टार्टिंग एक्सप्रेशन सिखा देना चाहिए था प्रॉपर्ली, लेकिन आज का दिन खत्म होता है। लेकिन मैं जितना तुमको जानता हूँ तुम अपने मास्टर को देख कर बटरफ्लाई टेक्निक सीख जाओगे। और चियोन उनको ग्रेट करता है, बोलता है कि थैंक यू मास्टर, आपने जो भी किया मेरे लिए और मेरे को सिखाने के लिए। और राइट गार्डियन वहां जाते हुए बोलते हैं कि तुम जब मडावास में वापस चले जाओगे तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, तो हारना मत। और वहां से वो चले जाते हैं। और चियोन सोच रहा होता है कि आखिरकार एक पर्सन तो है जो मेरी केयर करता है, मेरे को इनके एक्सपेक्टेशंस पर खड़े उतरना है। और नैनो बोलते हैं कि स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है, क्या उसे अब बॉडी ट्रांसफर करना है? नैनो उसे ये भी बताते हैं कि बॉडी ट्रांसफर करने में कम से कम 6 घंटे लगेंगे। चियोन ये सुन के हैरान हो जाता है कि 6 घंटे क्यों, इतना टाइम क्यों लग रहा है? और फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर चियोन वही बटरफ्लाई टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा होता है और यूज कर रहा होता है। सोच रहा होता है कि ग्रेट, ये बिल्कुल सेम है जैसा कि टीचर ने किया था। अब दूसरे स्टार्टिंग एक्सप्रेशन के बाद वो तभी फील करता है कि कोई बंदा हॉलवे के अंदर चल रहा होता है और वो सोचता है कि रुको, मैं इतना सेंसिटिव कब से हो गया और मेरे सेंसेस भी शार्प हो चुके हैं और ये शायद से मेरी बॉडी चेंज हुई इसकी वजह से हुआ है। और वो खुश हो जाता है कि मैं बिल्कुल प्रिपेयर हूँ और सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। और तभी वहाँ पर डॉक्टर बेक आ जाते हैं मंजन करते हुए। यार ये बंदा थोड़ा ज़्यादा ही फनी है। और वो अपने मंजन को मुंह में रखते हुए बोलते हैं कि क्या बोल रहे हो तुम आखिरकार जाग तो गए पर क्या कंप्लीट हो गया है? और चियोन बोलता है कि अरे मैं रेडी हूँ डिस्चार्ज के लिए। उन्होंने सोचता है कि जो प्रेजेंस मेरे को फील हुई थी हॉल में वो डॉक्टर बेक थे। और फिर चियोन अपनी ड्रेस पहन लेता है और डॉक्टर बेक बोलते हैं कि अब मेरे पास फिर से कोई पेशेंट्स नहीं होगा, तुम भी यहाँ से जा रहे हो, आखिरकार मैं क्या करूंगा? और चियोन खुश होते हुए बोलता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट को भेजने वाला हूँ। और चियोन फिर डॉक्टर बेक को थैंक यू बोलता है और डॉक्टर बेक बोलते हैं तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे प्ले कर रहा हूँ। डॉक्टर बेक बोलते हैं कि अब मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है, क्या मैं फिर से सो जाऊं? चियोन गेट बंद करके सोचता है कि अगर डॉक्टर बेक ने ऐसे प्रिटेंड नहीं किया होता कि राइट गार्डियन मेरे को सिखा रहे होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है। मैं जब भी क्लिनिक के अंदर रहता तो मैं ये कभी नहीं भूलने वाला और मैं बहुत सारे पेशेंट्स को यहाँ पे भेजने वाला हूँ। तो चैप्टर 18 के स्टार्ट में हमें ग्रैंड एनवायरनमेंट को दिखाया जाता है जहाँ पे आफ्टरनून ग्रुप ट्रेनिंग चल रही होती है और वहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं, अरे ये तो वही है, अरे हाँ वो दूसरा क्लैन है जो हमारे ग्रुप के अंदर है, क्या 2 वीक हो गए? और स्प्रिंग प्रिंस बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है कि तुम आखिरकार यहाँ पर आ गए पिजन ब्लड। और हमको वहाँ पर चियोन दिखता है और इनका इंस्ट्रक्टर चियोन को बोलता है अरे तुम आ गए, क्या तुम्हारी बॉडी अब सही है? और चियोन बोलता है हाँ लीडर बिल्कुल सही है और मैं कंप्लीटली क्योर हो चुका हूँ और ये बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट की बात है। और लीडर बोलता है मैंने तुमको एक्सप्लेन किया था थ्योरी के अंदर, क्या तुमको याद है तुम्हारी कौन सी पोजीशन है? और चियोन बोलते हैं हाँ मेरे को पता है। और लीडर बोलता है चलो जल्दी जाओ वहाँ पर अपनी पोजीशन के पास। और फिर चियोन स्प्रिंग प्रिंस के पास से निकलता है और स्प्रिंग प्रिंस बोलता है क्या तुम इसलिए अब यहाँ पर आए क्योंकि तुम डरे हुए थे, तुम कचरे? और चियोन स्प्रिंग प्रिंस को इग्नोर करते हुए चला जाता है और ये देख के स्प्रिंग प्रिंस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है क्या इस बास्टर्ड ने मेरे को इग्नोर किया? और चियोन स्प्रिंग प्रिंस की तरफ मुड़ के देखता है और मन में सोचता है कि तुम ज्यादा एक्साइटेड मत हो चियोन मुंग्यून, मैं तुमको प्रॉपर्ली बताऊंगा कि मैंने इतने समय में क्या किया। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लीडर को देखते हैं जो कि प्रैक्टिस को स्टार्ट करने वाले हैं रियल स्वॉर्ड से और वो बोल रहे होते हैं कि एकदम प्रॉपर सा टेंशन देना और अपने डिस्टेंस को करेक्टली रखना। और वहां पर हम सबको देखते हैं जो ये चीजें बिल्कुल गौर से सुन रहे होते हैं। और लीडर बोलते हैं कि अगर पिछली बार की तरह कोई एक्सीडेंट हो गया ना तो मैं तुम लोगों को सीधा एक्सपेल कर दूंगा इस एकेडमी से, इतनी तो मेरे पास अथॉरिटी है एक लीडर के रूप में, तो तुम लोग समझ गए ना? और सब लोग चिल्ला के बोलते हैं मडाओ। और फिर वो लोग अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देते हैं और लीडर मन में सोचे कि चियोन मुंगी की पर्सनैलिटी थोड़ी एट्रोसियस सी है लेकिन वो एक अपने टीममेट को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है जैसा कि एक क्लेन हेयर को करना चाहिए। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वो चियोन यूंग वुन है। मैंने पहले से उसको ऐसे पोजीशन में डाला है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लीस्ट मूवमेंट होता है और मेरे को लगता है कि वो कोई मिस्टेक नहीं करेगा और मैं ये दुआ करता हूँ। और फिर लीडर चियोन की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि ये जो भी कर रहा है ना वो मैंने जितना सोचा था उससे तो अच्छा ही कर रहा है और ये अपने टीममेट्स के साथ कीप अप भी कर रहा है और उनको देख के सीख भी रहा है, ये अच्छा बच्चा है। और लीडर चिल्ला के बोलते हैं लाइन अप करो, अपने शील्ड्स को प्रॉपर्ली होल्ड करो और अपने पोजीशन में रहो, लाइन अप में रहो जब तक मैं तुमको ना बोलूं और मेरे कमांड के बिना हिलना भी मत। और 15 मिनट बीत जाते हैं। लीडर बोल रहे होते हैं मैंने तुमको बोला ना से तुम लोग मत हिलो, किसने ये साउंड की? क्या तुम लोगों को ये सब समझ नहीं आ रहा? क्या तुमको लगता है तुम ऐसे दूसरे ग्रुप्स को बीट कर दोगे सेकंड टेस्ट के अंदर? अटेंशन पे करो। और लीडर मन में सोच रहे होते हैं कि जो बंदे अभी तक ट्रेनिंग कर रहे होते हैं उनकी भी हालत ऐसी है, लेकिन कैसे चियोन वुन कंप्लीटली फाइन है? ये वही बंदा है जो कि इतने समय तक क्लिनिक के अंदर सोया था? मेरे को इस गाय के लिए रीअसेस करना पड़ेगा। और फिर चिल्लाते हैं चेंज फॉर्मेशन और स्पिन प्रिंस चिल्लाता है कि अपने एनिमी को सेमी सर्कल के अंदर सराउंड कर लो और लोग बहुत जल्दी मूव कर लेते हैं और बड़े बड़े स्टेप्स लेते हैं और वो अच्छे से ये फॉर्मेशन को कर रहे होते हैं। और स्पिन प्रिंस गुस्सा हो जाता है कि ये चियोन ये एक सन ऑफ बिच है, ये कोई मिस्टेक क्यों नहीं बना रहा? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बस ऐसे सक्सेसफुल होते हुए देख सकता हूँ? और फिर हम देखते हैं जायून को जो और स्पिन प्रिंस जायून को बोलता है कि तुम अपना सिर हिलाओ अगर तुम मेरे को सुन रहे हो और वैसा ही करो जैसा मैंने तुमको थर्ड लाइनअप में करने के लिए बोला था। और जायू भी बोलता है हाँ मैं समझ गया। और उसके बाद लाइनअप चेंज होती है
और एक आवाज़ आती है कि अपनी शील्ड्स को लेवल 3 पर स्टैक करो। और चियोन सोच रहा होता है कि ये इतना हार्ड तो नहीं है, लेकिन ये इसलिए हो रखा है क्योंकि मैंने नैनो के साथ वीडियो सिमुलेशन किया था। और फिर एक आवाज़ आती है, अगर शील्ड स्टैक हो चुके तो अपने स्वॉर्ड्स को उसके होल के थ्रू बाहर निकालो। और हम देखते हैं जा बिल्कुल चियोन के पीछे ही होता है और जा बोलता है कि मैं तुम्हारा बैग बिल्कुल कंप्लीटली देख सकता हूँ। पिजन ब्लड, तुमको नीचे क्राउल करना पड़ेगा ग्राउंड के ऊपर। और हम फिर देखते हैं जैसे ही जा चियोन को लात मारने वाला था, चियोन पीछे देख लेता है और जा तभी देखता है और वो डर जाता है कि इसने नोटिस कैसे कर लिया। और जा अपना अटैक रोकता नहीं और बोलता है कि मैं थोड़ा सा निंगोन यूज करने वाला था, लेकिन जब तुमने मेरे को देख लिया तो मैं अपनी पूरी की को यूज करने वाला हूँ। और वो एक अटैक कर देता है चियोन पर, लेकिन चियोन को इस अटैक से कुछ नहीं होता और जा बहुत पीछे जाके गिरता है। और स्प्रिंग प्रिंस ये देख के थोड़ा शॉक हो जाता है और जा सोच रहा होता है कि मैंने सब कुछ लगा दिया था, उसकी निंगोन मेरी निंगोन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर वहां पर इंस्ट्रक्टर आ जाते हैं और बोलते हैं तुम फिर से। जा बोलता है लीडर। तभी उसके एंकल के अंदर एक पेन आने लग जाता है और जा सोचता है कि मैं अभी तक अपने एंकल के अंदर वो पेन फील कर सकता हूँ। और वो चियोन की तरफ देखते हैं और चियोन उसकी तरफ हंस रहा होता है। जा मन में सोचता है कि पीजेंट तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरी तरफ हंसो। और लीडर बोल रहे होते हैं तुम फिर से अपनी टीथ को ग्राइंड कर रहे हो, क्या तुम अपने सेंसेस में आ सकते हो यू बास्टर्ड। और जा बोलता है लीडर सॉरी मेरी गलती है। लीडर जाके ऊपर एक अटैक कर देते और बोलते हैं कि तुम इतना जिसने नंबर 23 को अटैक किया था पिछली बार, क्या मैं सही बोल रहा हूँ। और उसके बाद वो जा को बोलते हैं कि तुम्हारे पास अब कोई फ्री टाइम नहीं होने वाला 4 दिन तक, और तुम बेड टाइम तक एक हेलिस ट्रेनिंग करने वाले हो। और वो बहुत ही गुस्से से बोलते हैं क्या तुम्हारे पास अभी भी कोई एक्सक्यूज है। और जा बोलते हैं मड़ाओ। बहुत सारे लोग जाके पीठ पीछे बात कर रहे होते हैं। इसके साथ बिल्कुल सही हुआ, ये बहुत ज्यादा हाई और माइटी एक्ट कर रहा था क्योंकि चियोन मुंगिन इसकी बैकिंग कर रहे थे, इसने अपने साथ ऐसा खुद किया है। और हम देखते हैं कि स्प्रिंग प्रिंस बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और मन में सोच रहा होता है कि चियोन यू वन। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे चियोन पर अटैक होता है, कैसे उसे नैनो मशीन मिली और किसने उस पर अटैक कराया था। अब आगे इस चैप्टर के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि चियोन किस चीज को लेकर नर्वस है और वो बाहर की ओर देखता है। और हमें बताया जाता है कि आज वो दिन है जिस दिन चियोन एकेडमी ज्वाइन करेगा। और फिर हम गार्ड जेंग को देखते हैं जो कि अपनी मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और चियोन सोचता है कि क्या ये अच्छा नहीं होगा कि मैं जेंग डैगर टेक्निक सीख लूँ। फिर वो खुद की बात को काटते हुए कहता है कि नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो बाकी के 6 क्लैंस को मेरे को अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैंने कसम खाई है कि मैं जब तक एकेडमी ज्वाइन नहीं कर लूँ तब तक मार्शल आर्ट्स नहीं सीखूंगा। हमें नैनो की आवाज़ सुनाई देती है जहाँ वो कह रही होती है कि मास्टर क्या आप चाहते हैं कि मैं गार्ड जेंग के मूवमेंट्स को स्कैन करूँ। और ये सुनकर चियोन थोड़ा हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या तुम ऐसा कर सकती हो। और नैनो कहती है हाँ। तो चियोन कहता है कि इसका मतलब तुम गार्ड जेंग की टेक्निक्स को कॉपी करके मेरे ब्रेन में ट्रांसफर कर सकती हो। और नैनो कहती है कि हाँ ये हो सकता है, मेरे प्रोग्राम में अभी भी बहुत से मार्शल आर्ट्स है, मैं अभी उनको आपके ब्रेन में भेज सकती हूँ। और चियोन सोचता है कि क्या ये सही है, मैं गार्ड जेंग की टेक्निक्स को स्टील कर लूँ बिना किसी परमिशन के। फिर वो आगे कहता है कि आफ्टरनून में वो एकेडमी जाने वाला है, उसे ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है खुद को वहाँ प्रोटेक्ट करने के लिए। और वो नैनो से स्कैन करने को कहता है और फिर नैनो गार्ड जेंग के मूवमेंट्स को स्कैन करने लगती है और उसको ये करने में 30 मिनट लगती है। और वो स्कैन कंप्लीट कर लेती है और वो सारी इन्फॉर्मेशन चियोन के ब्रेन में ट्रांसफर कर देती है। और चियोन हमेशा की तरह डिजी फील करता है और खुश होकर एक ड्रैगन उठा लेता है और कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ। और फिर बाहर की ओर देखकर कहता है कि ओ हाँ, मेरे को केयरफुल रहना पड़ेगा कि गार्ड जेंग ये देख ना ले। और वो अंदर जाकर ये टेक्निक परफॉर्म करने लगता है जो कि बिल्कुल गार्ड जेंग की टेक्निक की तरह है। तो यहाँ उसने गार्ड जेंग की 20 साल की मेहनत कुछ घंटों में सीख ली और चियोन भी यही सोच रहा होता है। और फिर नैनो बोलती है कि मसल स्कैन हो चुका है, क्या उसे मसल ट्रांसफर करना है। और अचानक से उसकी सारी बॉडी में पेन होने लगता है और वो ये चीज़ नैनो से पूछता है और नैनो कहती है कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके पास अभी मसल्स नहीं है ये टेक्निक परफॉर्म करने के लिए। और वो फिर इस चीज़ को सिंपल लैंग्वेज में चियोन को समझाती है, लेकिन चियोन को अभी भी समझ नहीं आ रहा। और फिर नैनो कहती है कि क्या आपको मसल ट्रांसफर करना है और ये कुछ घंटों में हो जाएगा। और चियोन सोचता है कि अगर ये जल्दी हो जाएगा मेरे पास टाइम रहेगा एकेडमी जाने के लिए। और नैनो कहती है कि इसमें बहुत पेन होगा तो एनेस्थीसिया का यूज़ किया जाएगा। और नैनो कहती है कि क्या तुमको बिना एनेस्थीसिया के इसे यूज़ करना है। और चियोन कहता है कि अगर मैं हैंडल ना कर पाया तो मेरे को एनेस्थीसिया दे देना। और मसल ट्रांसफर शुरू हो जाता है और चियोन को पहले 1 सेकंड में इतना दर्द होता है कि नैनो उसे एनेस्थीसिया दे देती है। और फिर हम देखते हैं कि गार्ड जेंग को जो कि खाना बना रहे होते हैं और सोचते हैं कि क्या उन्हें कुछ स्पेशल बनाना चाहिए और आज
फिर कहते हैं कि उनको सिंपल मील ही बनानी चाहिए जो कि प्रिंस को पसंद है। और सोचते हैं कि 5 साल हो गए जब मैंने कुकिंग सीखी, मैं कोई कुक नहीं था। और हमें चियोन की माँ दिखती है जो कि बोल रही होती है कि यू वुन का ख्याल रखना, और हमें बताया जाता है कि उनको पॉइजन देके मारा गया था। और जैसे ही वो चियोन की आवाज़ सुनते हैं वो जल्दी से ऊपर जाते हैं, लेकिन तब तक नैनो ने उसे एनेस्थीसिया दे दिया होता है। और गार्ड जैंग उसकी नर्व चेक करते हैं और फिर वहाँ फुटप्रिंट्स को देखकर बोलते हैं कि प्रिंस ने मेरी ट्रेनिंग को 2 साल तक देखा और वो मेरी 20 साल के ट्रेनिंग के बराबर आ चुके हैं। तो इस चैप्टर के स्टार्ट में बताया जाता है कि मसल ट्रांसफर हो चुका है और चियोन भी होश में आ जाता है और कहता है कि मैं फिर से ये नहीं करने वाला। और नैनो कहती है कि मैंने पहले ही बोला था। और चियोन कहता है कि मैं यहाँ नीचे क्यों गिरा हूँ, क्या यहाँ गार्ड जैंग आए थे? और चियोन नैनो से कहता है कि अब मेरे को पेन फील थोड़े होगा डैगर टेक्निक यूज करने में। और नैनो कहती है कि अब उसकी मसल उन लोगों के बराबर है जिन लोगों ने इस टेक्निक को 20 साल तक प्रैक्टिस किया है, और वो इस टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है और ये पिछली बार से ज़्यादा एक्यूरेट और पावरफुल होती है। और जब वो पहला स्टेप लेता है सेकंड फॉर्मेशन का तो नीचे की वुडन फ्लोर टूट जाती है और चियोन सोचता है कि ये कितना पावरफुल है। और तभी गार्ड जैंग की आवाज़ आती है कि खाना तैयार है और चियोन उन फुटप्रिंट्स को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ गार्ड जैंग आ जाते हैं और चियोन कहते हैं कि उसे बहुत भूख लगी है। और गार्ड जैंग कहते हैं कि क्या वो डेली वो विंडो के पास नहीं खाता, और वो कहता है कि वो अब यहाँ से जाने वाला है तो वो आज सोच रहा है कि सेंटर में जाके खाए। और वो मन में सोचता है कि गार्ड जैंग ने नोटिस तो नहीं कर लिया होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि आज उसको फेवरेट खाना बना है और सोचता है कि शायद से आखिरी बार है जब मैं गार्ड जैंग के हाथों का खाना खाऊंगा। और नैनो बोलती है कि साले मुंह से पानी आ रहा है, जल्दी खा ले। और चियोन खाने लगता है और गार्ड जैंग कहते हैं कि प्रिंस आराम से खाना खाइए, नहीं तो ये जल्दी डाइजेस्ट नहीं होगा। और फिर चियोन अपना खाना खत्म कर लेता है और गार्ड जैंग कहते हैं आपने मेरी डैगर टेक्निक कब सीखी? और चियोन हैरान होकर कहता है कि ये क्या बोल रहे हो आप? और गार्ड जैंग उस फुटप्रिंट को देख कर कहते हैं कि ये फुटप्रिंट मेरी टेक्निक के सेकंड फॉर्मेशन से बनी है, तो मैं गलत नहीं था। और चियोन सोच रहा होता है कि किसी की टेक्निक को चुराना क्राइम है म्यूजियम में। अब शायद से गार्ड जैंग उसको हेट करने वाले हैं। और गार्ड जैंग कहते हैं कि आपने अच्छा किया, और अगर 6 क्लैंस को दी कसम की बात नहीं होती तो मैं खुद सिखाता आपको। और गार्ड जैंग उसको इस टेक्निक से रिलेटेड एक स्कोर टाइप देते हैं जिससे चियोन इस टेक्निक में निंगोंग को मास्टर कर सकता है। ये सब देख के चियोन रो देता है। हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां चियोन गार्ड जैंग से कहता है कि वो कभी नहीं रोएगा। और गार्ड जैंग सोचते हैं कि इसकी माँ 5 साल पहले मर गई और तब से मैं इसको संभाल रहा हूँ। बच्चे को अपने पेरेंट्स का अफेक्शन तो तब भी चाहिए होता है। और वो चियोन से कहते हैं कि आज रो लो जितना रोना है, लेकिन तुमको स्ट्रॉन्ग बनना है। और चियोन गार्ड जैंग को थैंक यू कहता है और सोचता है कि मेरे पास भी एक जगह है जहां मैं आ सकता हूं वापस। और फिर हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहां लोग बात कर रहे होते हैं कि यहाँ कितने सारे लोग हैं, कुछ लोग नर्वस होते हैं। और फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि इतने सारे लोग लेकिन किसी के पास कोई स्पिरिट नहीं है। और ये बंदा लेफ्ट गार्डियन होता है किंग का, ली हाओ मुंग। और लोग गार्डियन ली के बारे में बातें करने लगते हैं और फिर गार्डियन ली फ्रंट रो के बच्चों को देखता है जो कि कैंडिडेट होते हैं थ्रोन के, और वो बिग 6 क्लैन से आते हैं। हमें सारे बंदों के नाम बताए जाते हैं। पहले डार्क क्लैन से चियोन मू यून, फिर शॉर्ट क्लैन से चियोन कुंग वुन, फिर स्प्रिंग क्लैन से चियोन मू क्वीन, पॉइजन क्लैन से चियोन जोंग सुम, और फिर ब्लेड क्लैन से चियोन यून चान, और साउंड क्लैन से चियोन वुन रू। और ये एक फीमेल कैंडिडेट है। और गार्डियन ली कहते हैं कि और वो कहाँ है? तो इस चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एकेडमी में चियोन के नाम की कोई टैग नहीं होती और वो समझ जाता है कि जरूर से 6 बड़े क्लैंस का काम है। वो चियोन को उस सेम रो में खड़ा नहीं होने देना चाहते हैं जहां उनके बच्चे खड़े होते हैं और सोचता है कि उनसे सामना करने से कुछ मिलने वाला नहीं है और वो लोग मेरे को मारने की कोशिश करते रहे हैं जब जब उनको चांस मिला है, तो अगर मैं उनके सामने गया तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और वो आगे बोलता है कि वो जरूर स्ट्रॉन्ग बनेगा इस टिमोनिक एकेडमी में। और सीन शिफ्ट होता है और चियोन सबसे पीछे खड़ा होता है और सारे बच्चे उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो कितना कमजोर है और शायद से सबसे पहले वही फेल होगा। और चियोन भी उनकी बातें सुनता है। फिर गार्डियन ली भी चियोन को देख लेते हैं कि वो अकेले सबसे पीछे खड़ा है और वो आगे कहते हैं कि ये एक अच्छा तरीका है टेंशन पाने का। और फिर वहाँ हॉर्न्स बजते हैं और वहाँ किंग आ जाते हैं जिनके साथ राइट गार्डियन होते हैं स्यूंग मिंग और लीड गार्डियन होते हैं मैकरम। और फिर हमें चियोनमा के कल्ट लीडर को दिखाया जाता है चियोन योंग जोंग, और वो सबको किंग का प्रेशर फील होता है और लीड गार्डियन सबको चुप करा देते हैं और किंग से कहते हैं कि सब रेडी है। और किंग कहते हैं कि तुम सब इस कल्ट का फ्यूचर हो तो हम तुमको वेलकम करते हैं। और सब बच्चों को किंग की बातें क्लियर सुनाई दे रही थी और किंग का न्यूंगोन भी दिख रहा था और सारे बच्चे कह रहे थे कि यही होता है न्यूंगोन। फिर वो आगे कहते हैं कि यहाँ अपने आप को ट्रेन करो और इस कल्ट की पावर बनो। और फिर चियोन को देखते हैं और चले जाते हैं और चियोन सोचता है कि पहली बार अपने फादर से मैं ऐसे मिला और मैंने बस उनकी कोल्ड आइज को देखा। खैर मैंने ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। ये वही आदमी है जो मेरी माँ के मरने पर भी नहीं आया
और फिर गार्डियन ली कहते हैं कि अब माय लॉर्ड की स्पीच खत्म होती है, खुद को प्रिपेयर करो, लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुनता। फिर वो चिल्ला के कहते हैं कि सब सीधी लाइन में खड़े हो जाओ, और वो बताते हैं कि एकेडमी 4 साल चलेगी और इसमें 6 स्टेज होंगे और हर स्टेज पर एक टेस्ट होगा और तुम्हें बस एक चांस मिलेगा उस टेस्ट को पास करने के लिए। और सब ये सुनकर टेंशन में जाते हैं और गार्डियन ली कहते हैं कि अगर किसी ने वो टेस्ट पास नहीं किया तो उसे एक्सपेल कर दिया जाएगा। तभी एक प्रिंस कहता है कि उसका एक क्वेश्चन है और गार्डियन ली कहते हैं कि किसने कहा कि तेरे जैसा एक कमीना क्वेश्चन पूछ सकता है। और वो प्रिंस गुस्से में कहता है कि क्या, और गार्डियन ली कहते हैं कि ओ तुम्हें प्रॉब्लम है कि मैं तुम्हें कमीना कह रहा हूँ, यहाँ आते ही तुम्हारे सारे प्रिविलेज खत्म हो जाते, क्या तुम्हें अभी कभी एक्सपेल होना है। और बाकी के प्रिंस हंसने लगते हैं और वो सॉरी बोलता है गार्डियन ली को। और ली आगे बोलते हैं कि ये अनफेयर है कि तुमको एक चांस दिया जाएगा 6 स्टेज क्लियर करने के लिए, लेकिन स्पेशल बेनिफिट्स उनको ही दिया जाएगा जो कि नेक्स्ट स्टेज पर पहुंचेंगे। और पहला बेनिफिट है ब्लैक ड्रैगन बॉल, और ये बॉल कंज्यूमर को 20 साल का निंगन देता है। और चियोन सोचता है कि 6 स्टेज अभी मेरे पास निंगन नहीं है, लेकिन मैं इनको क्लियर करके ये ले सकता हूँ। और गार्डियन सेकंड बेनिफिट के बारे में बताते हैं जो कि है सीक्रेट लाइब्रेरी का एक्सेस, जिसके 5 फ्लोर है। हर स्टेज को कंप्लीट करने पर उनको एक फ्लोर पर भेजा जाएगा कुछ समय के लिए। और चियोन सोचते हैं कि ये चीज़ निंगन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गार्डियन ली कहते हैं कि तुम लोग अगर मर के वापस भी आ जाओ ना, तब भी तुम 5th फ्लोर तक नहीं पहुंच पाओगे। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। और पिछली वीडियो में आप लोगों ने लॉन्ग वीडियो की डिमांड करी, तो वो मैं अभी के समय नहीं ला सकता क्योंकि मेरी तबीयत अभी ख़राब चल रही है एंड मैं बड़ी मुश्किल से ये वीडियोस भी रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। सो इन फ्यूचर से ऐसे लॉन्ग वीडियो लेके आऊँ तो मिलता हूँ ऐसी किसी इंटरनेट की गली में। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप वाचिंग स्टोरी नेशन। चैप्टर नंबर 19 के स्टार्टर में वही सीन दिखाया जाता है जहाँ लीडर जाको डांट रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुमको 4 दिन के लिए बहुत ज्यादा हेल्थ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और जा बहुत ज्यादा डर चुका होता है। और ये सारी चीजें दूर बैठकर गार्डियन ली भी देख रहे होते हैं और वो मन में सोचते हैं कि चियोन की निंगन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मेरे को नहीं पता था कि राइट गार्डियन उसको इतना कुछ सिखा देंगे, और वो पागल इतना कुछ उसको कैसे सिखा दिया। उसके बाद वो आगे बोलते हैं कि इस बॉल्डी की कम से कम 30 साल की ट्रेनिंग वर्थ निंगन थी और इसने मेडिसिन भी लिया था, तो क्या चियोन पूरे मेडिसिन को एक साथ ऑब्जर्व कर सकता है। और क्या पता उस ड्रंकार्ड ने उसको क्या सिखाया और कितना सिखाया। और वो मुस्कुरा के बोलते हैं कि मैंने जितना सोचा था वो वैसे ही हो रहा है। एक शेर का बच्चा, चाहे से वो हाफ ब्लडेड क्यों ना हो, लेकिन वो तब भी एक शेर का बच्चा ही रहता है। और 2 हायर्स के एक ही ग्रुप के अंदर कोई लड़ाई, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ग्रैंड आर्मेंटेड ग्रेट हॉल को, और वहाँ पर ये सारे बैठ के खाना खा रहे होते हैं और लीडर भी बोलते हैं कि चलो खाना चालू कर दो, और सब बोलते मडाओ, और सब लोग अपना अपना खाना उठा लेते हैं। और चियोन मन में सोच रहा होता है भाई चिकन के शानदार बनाया यार, क्या मैरिनेटेड सॉस इसके अंदर डाला हुआ है। और ये बहुत ज़्यादा टॉर्चर था, मैं 14 दिन तक उससे अस्पताल के अंदर कुछ ढंग का खाना नहीं खा पाया। और उसके बाद चियोन स्प्रिंग प्रिंस की तरफ देखता है और बोलता है कि ये बास्टर्ड, ये चियोन मुंग्यूं मेरी तरफ क्यों देखा जा रहा है, और ये मेरे को खाना भी नहीं खाने दे रहा। और वो मन में बोलता है कि मेरे को पता नहीं है मेरे को इतना हेट क्यों करता है, लेकिन मैं पूरे 6 क्लैन का एक्शन कभी नहीं भूल सकता। तुम्हें पता नहीं कि कैसा लगता है जब तुम्हारी माँ तुम्हारे आंखों के सामने मर रही हो और तुम कुछ भी ना कर सको। मैं आगे देख रहा हूँ, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा। और लीडर की आवाज आती है कि मील टाइम खत्म हो चुका है और आज का पूरा शेड्यूल रैप्ड अप हो चुका है, तो नंबर 80 को छोड़ के सब यहाँ से जा सकते हैं। और हम देखते हैं जैको जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और लीडर उसको बोल रहे हो चलो मेरे साथ, तुमको मैं दिखाता हूँ। और चियोन भी ये सब देख रहा होता है और चियोन भी वहां से चला जाता है। और चियोन मन में सोच रहा होता है कि ग्रुप का 8 के क्वार्टर्स रूम नंबर 8 पर 1st फ्लोर पर, सही है ना। और ये बहुत ज्यादा इजी है ये सब याद करना क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग है। और फिर पीछे से स्प्रिंग प्रिंस को बोलता है अरे तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो मेरी परमिशन के बिना। और चियोन मन में सोच रहा होता है कि अरे ये बास्टर्ड, ये कभी मेरी एक्सपेक्टेशंस को डिसअपॉइंट नहीं करता, लेफ्ट ओवर्स को अपने साथ रखना, और ये यहाँ पर कैसे ऐड कर रहा है जैसे कि ये मास्टर हो। और तभी वहाँ पर भीड़ जमा हो जाती है और सब बोल रहे होते हैं ये स्प्रिंग क्लियर का हेयर है, और वो उसके सामने बंदा कौन सा है तुम्हें पता नहीं है, वो 7th हायर है जो कि ओल्ड रूमर्स है। और ये बहुत ज्यादा फन होने वाला है, सारे लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं साउंड क्लैन के चियोन वॉन को, और वो बोल रही होती है चियोन मुंगून एंड चियोन यून वुन। स्प्रिंग प्रिंस सोच रहा होता है कि यहाँ बहुत ज्यादा लोग गैदर हो चुके हैं, अब क्या मेरे को स्टार्ट करना चाहिए। और ये दोनों आमने सामने होते हैं और स्प्रिंग प्रिंस बोलता है तुम पीजेंट ब्लड। चियोन ये सब सुन रहा होता है। स्प्रिंग बोलता है ये तो बहुत ज्यादा आसान होगा ना तुम्हारे लिए, क्लिनिक के अंदर बेड के अंदर सोए रहो, तुम इतना अनर्ड क्यों हो पीजेंट ब्लड। और चियोन बोलता है क्या तुम लॉर्ड को इंसल्ट कर रहे हो। और स्प्रिंग बोलता है क्या, बोलता है मेरे को पीजेंट ब्लड बोलना, क्या ये इंसल्ट नहीं हुई लॉर्ड की। और स्प्रिंग प्रिंस बहुत ज्यादा डर जाता है, क्या 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 हुआ क्या हुआ। और चियोन बोलते हैं क्या तुम्हारा स्टेटस इतना ज्यादा हो गया है कि तुम लॉर्ड को जिसको हम भगवान मानते हो उसकी इंसल्ट कर सको। और स्प्रिंग प्रिंस बोलता है अरे मैंने ऐसा कब किया। और मन में सोचता है कि मैं इसको कंप्लीटली डिसबैंड और क्रश करने वाला था इन लोगों के सामने, लेकिन मेरे को ऐसी ट्रीटमेंट क्यों मिल रही है। और फिर वहाँ पर साउंड क्लैन की प्रिंसेस ही बोलती है स्प्रिंग क्लैन का बास्टर्ड बहुत ज्यादा स्टूपिड है। वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है जो कि मन में सोच रहा होता है कि इतना ज्यादा वर्क अप क्यों हो रहा है एक छोटी सी बात पर, ये डॉल बास्टर्ड। और ये स्वॉर्ड क्लैन का हायर होता है चियोन क्विंग वुन।
और फिर हम देखते हैं कि स्प्रिंग प्रिंस ने चियोन का गर्दन पकड़ लिया होता है, उसको मारने वाले होते हैं और बोलते हैं तुम एरेगोंड माउथ, मैं तुम्हें क्रश कर दूंगा। और तभी हम देखते हैं चियोन ने स्प्रिंग प्रिंस के ऊपर एक मुक्का मार दिया होता है और बोलते हैं क्रश, अरे तुम क्या बोलना चाह रहे हो। स्प्रिंग प्रिंस के मुंह से बहुत ज्यादा खून निकलने लग जाता है और बोलता है तुम पीजेंट शिट, तुमने देर किया। तभी हम देखते हैं स्प्रिंग प्रिंस एक अटैक करने वाला होता है चियोन के ऊपर, ड्राफ्ट हॉर्स टेक्निक, और हम देखते हैं चियोन उस अटैक से बच जाता है और स्प्रिंग तुम बास्टर्ड, और हम देखते हैं फिर चियोन वहां से भाग जाता है और ये बोलते हैं तुम क्या भाग रहे हो यहाँ से। और वहां का लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि चियोन इतना जल्दी ऊपर कैसे चढ़ गया और कैसे भाग रहा है ये। और स्प्रिंग प्रिंस बहुत गुस्से में चिल्लाता है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, जाओ जाओ उसके पीछे जाओ। और सब लोग यस बोलते हैं और वहां से चले जाते हैं। और ये मन में सोचा होता है इसने मेरे को मारने की कोशिश की, मैं इसे मार दूंगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है जंगल की तरफ और बहुत सारे लोग चियोन के पीछे लगे होते हैं, सब बोल रहे होते हैं ये इतना तेज क्यों है ये इतना तेज। ये लोग मन में सोच भी रहे होते हैं कि ये कुछ ज्यादा वियर्ड नहीं हो रहा, ये लगता है ऐसी स्पीड में भाग रहा है जिससे हम इसको पकड़ नहीं सके क्या ये। और तभी वहां पर स्प्रिंग प्रिंस आ जाते हैं और वो बोल रहे होते हैं तुम हेजिटेट क्यों कर रहे हो, तुम बिचेस इतने स्लो क्यों है, मैं खुद जाके उसको पकड़ लूंगा। स्प्रिंग प्रिंस मन में सोचा होता है चियोन यूनवुन, मैं तुम्हें पकड़ के क्रैश कर दूंगा, तुम्हारे मुंह को मैं तुम्हें ऐसे डिस्ट्रॉय करूंगा कि तुम्हारे शरीर में कोई हड्डी नहीं बचेगी जो टूटी ना हो। और हम चियोन रुक चुका होता है और स्प्रिंग प्रिंस उसके पीछे होता है और वो बोलता है तुम क्या तुम्हारा हो गया डर भाग कर। और चियोन बोलता है रनिंग, क्या तुम्हें एक मजाक लग रहा है। और स्प्रिंग प्रिंस थोड़ा बोलते क्या, और चियोन एक अटैक कर देता है स्प्रिंग प्रिंस के ऊपर और बोलता है मेरे पास कोई रीजन नहीं, मैं सबको ये सब बताते रहूं। और हम देखते हैं चियोन ने एक अटैक कर दिया स्प्रिंग प्रिंस के ऊपर और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। हेलो सॉरी गाइस, तो मैंने से वीडियो नहीं आ रही और आप लोगों ने मेरे को अभी तक अनसब्सक्राइब नहीं किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे चियोन ने स्प्रिंग प्रिंस को अकेले में बुला के पेलने की बिल्कुल वो बना ली थी, मैंने साजिश बना ली थी, माइंडसेट था उसका। तो चलो इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देख रहे हैं कि कैसे चियोन स्प्रिंग प्रिंस के ऊपर अटैक कर रहा है और स्प्रिंग प्रिंस ये देख के कड़ाचुक हो चुका है क्योंकि उसको लगता है चियोन तो कुछ कर ही नहीं सकता, नल्ला बेरोजगार है। लेकिन वो कैसे करके चियोन के अटैक से बच जाता है और सोचता है कि मैंने इस अटैक को अपने 7 स्टार एरोडायनेमिक्स के वजह से रोक लिया, लेकिन मैं तब भी पीछे कैसे पुश हो चुका हूँ। और ये बास्टर्ड, इसके एरोडायनेमिक्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। और वो बोलता है कि तुमको मार्शल आर्ट्स कैसे आता है। और हम चियोन के बहुत ज़्यादा कूल सा लुक देखते हैं और हम फिर स्प्रिंग प्रिंस को देखते हैं कि वो सोच रहा होता है कि मैं अब सोचूं तो इसके वेटलेस मूवमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट थे और इसके पास तो कोई निंगन भी नहीं थी फर्स्ट टेस्ट के अंदर, तो क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया। और चियोन सोचता है कि अच्छा ये फ्रस्ट्रेटेड हो गया जैसा कि मैंने सोचा था। और हम स्प्रिंग प्रिंस को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रखा होता है और अजीब से मुँह बना रखा होता है। और तभी वहाँ पर स्प्रिंग प्रिंस के लोग पहुँच जाते हैं और बोलते हैं प्रिंस। और हम देखते हैं चियोन ने वहाँ पर एक सेकेंड सब एक्सप्रेशन वाली टेक्निक यूज़ कर ली होती है और स्प्रिंग प्रिंस उसको अवॉइड कर चुका होता है। और चियोन भी सोचता है कि क्या इसने अवॉइड कर दिया और स्प्रिंग प्रिंस भी एक मुक्का बनाता है और चियोन के ऊपर वो लॉन्च कर देता है। और इस अटैक का नाम होता है स्प्रिंकलैंड टेक्निक, सेकंड सब एक्सप्रेशन, कॉन्टिन्यूस बैटिंग। और उसके बाद हम देखते हैं चियोन इन सबको डॉज कर रहा होता है और उसके बाद चियोन एक अटैक कर देता है स्प्रिंग प्रिंस के ऊपर जिससे ये दोनों मतलब पुश बैक हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और चियोन मन में सोचता है कि मैं इस बास्टर्ड की निंगन को अभी मैच नहीं कर सकता, इसके जरूर निंगो सारे बच्चों से बहुत ज़्यादा होंगे, उससे भी पहले जब इसने एकेडमी में एडमिशन लिया होगा। और ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि ये बचपन से मैजिक पिल्स खा रहा है और मुझे इसके ऊपर अटैक करना पड़ेगा इसको बिना भी कोई काउंटर अटैक का टाइम देने हुए। और फिर चियोन उसके ऊपर अटैक कर देता है और स्प्रिंग प्रिंस देख के कड़ाचुक हो जाता है क्या हो रहा है। और वहाँ के लोग बोलते हैं आफ्टर इमेज, और ये बास्टर्ड मार्शल आर्ट्स कैसे यूज़ कर पा रहा है। और फिर हम देखते हैं चियोन एक अटैक कर देता है स्प्रिंग प्रिंस के ऊपर, स्प्रिंग प्रिंस उस अटैक से भी बच जाता है और एक लात मार देता है चियोन के ऊपर और चियोन उस लात से दूर जाके गिरता है। और स्प्रिंग प्रिंस सोचता है कि अच्छा है सब एक्सपीरियंस को लेकर। और फिर स्प्रिंग प्रिंस एक अच्छा सा लुक दे रहा होता है, मतलब एकदम विलियनस सा लुक दे रहा होता है। मन में सोच रहा होता है कि इसके पास कोई आइडिया नहीं कि ये एनिमी के अटैक पर कैसे रिस्पॉन्स करे। और चियोन नीचे गिरा हुआ होता है और मन में सोच रहा होता है कि मैं बस अपनी टेक्निक्स के ऊपर ध्यान दे रहा था और मैंने इस किक को आते हुए नहीं देखा। और स्प्रिंग प्रिंस चियोन को बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ कि तुम्हारे पास इतनी सारी स्किल्स है जो तुम्हें सूट नहीं करती, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि तुम इम्प्रोवाइज हो रहे हो और मेरे को ऐसा ही एक्सपेक्ट था तुमसे, तुम बस दूसरों की स्किल्स को इमिटेट कर रहे हो तुम्हारी लिमिट्स को जाने बिना। चियोन मन में सोचता है कि क्या इसको रियलाइज़ हो गया कि मैं इस टेक्निक्स के बाद 2 सब एक्सप्रेशंस को जानता हूँ और मेरे पास कोई एक्चुअल एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया चियोन मुंग्यू, इसे पता था कि एक्सपीरियंस इतना बड़ा डिफरेंस ले आएगा।
हम देखते हैं कि स्प्रिंग प्रिंस एक अटैक और लॉन्च करता है और बोलता है कि मेरे को पता नहीं तुमने कहाँ से मार्शल आर्ट सीखा। ये कहते कहते वो एक अटैक कर देता है, स्प्रिंग क्लैन टेक्निक, फिफ्थ एक्सप्रेशन, डबल सबमिशन। और वो बोलता है कि मैं पर तुमसे ये सारी चीज़ें बाद में पूछूंगा। और चियोन सोचता है कि मैं क्या करूँ और ये कौन सा एक्सप्रेशन मेरे को यहाँ पे यूज़ करना चाहिए। तभी नैनो मशीन बोलती है डेंजर एक एक्सटर्नल फोर्स से हमें सेंस हुआ है और आइस की फंक्शन हम बढ़ा, डिफेंस मोड को हम एक्टिव कर रहे हैं बैटल ट्यूट्रेशन के द्वारा। देखते चियोन उस अटैक को डॉज कर लेता है और एक बहुत जोर का मुक्का मारता है स्प्रिंग प्रिंस के मुंह से, उनके मुंह से खून निकलने लग जाता है। और चियोन भी ये देख के थोड़ा सरप्राइज हो जाता है कि ये क्या किया मैंने। स्प्रिंग प्रिंस भी सोचता है कि ये बास्टर्ड ने ये क्या कर दिया, ये कोई टेक्निक नहीं है। और चियोन भी सोच रहा है क्या ये क्या है। और फिर हमको नैनो बताता है कि बिल्ट इन सेल्फ डिफेंस मार्शल आर्ट्स है बॉक्सिंग, और यहाँ पर बॉक्सिंग यूज़ किया है चियोन ने ट्यूटोरियल के द्वारा। चियोन बोलता है कि मेरे को पता नहीं तुमने क्या बोला, क्या मतलब है, क्या ये बॉक्सिंग है। और नैनो मशीन बोलती है हाँ, और ये पॉसिबल है कि तुम बॉक्सिंग का यूज़ कर सको। और उसके बाद नैनो मशीन बोलती है एनालिसिस कंप्लीट हो जाए, क्या तुम इसको एक्सेप्ट करते हो। और चियोन बोलता है हाँ मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। और स्प्रिंग प्रिंस बोलता है क्या तुमने पुलगलिज्म सीखा है डर्टी बास्टर्ड, लगता है कि तुम्हारे पास कोई कार्ड है अभी भी तुम्हारे स्लीप के अंदर। और फिर स्प्रिंग प्रिंस फिर से अटैक कर देता है और चियोन अपने बॉक्सिंग मोड में आ जाता है। और उसके बाद स्प्रिंग प्रिंस के सारे मूवमेंट्स को अच्छे से दिखाई दे रही होती है कि वो कहाँ पर अटैक करने वाला है। और चियोन सारे अटैक्स डॉज करने लग जाते हैं स्प्रिंग प्रिंस के। और स्प्रिंग प्रिंस सोचने लगता है इससे मेरे सारे अटैक्स को कैसे डॉज कर लिया। चियोन बहुत सारे अटैक कर देता है स्प्रिंग प्रिंस के ऊपर। स्प्रिंग प्रिंस को अपने पास की याद आने लग जाती है, जिसमें वो उसको कोई बोल रहा होता है कि गियोम अगर तुमने अपना बेस्ट किया तो लॉर्ड नहीं, तुम्हारे फादर उस बिच को छोड़ देंगे और मेरे पर वापस आ जाएंगे, कुछ जीतना पड़ेगा ठीक है ना। और चियोन बोलता है हाँ मदर। फिर हम देखते हैं उसकी माँ को रोते हुए और बोल रही होती है कि तुमने कुछ भी अच्छे से नहीं किया और ये सब तुम्हारी वजह से, तुम कुछ चीज़ में अच्छे नहीं हो। और अगर वो डर्टी बिच नहीं आई होती, वो डर्टी बिच नहीं होती तो ये सारी मेरी फॉल्ट है और तुम कुछ भी नहीं कर सकते प्रॉपरली। और हम देखते हैं चियोन का वो गला दबा रहे होते हैं और बोल रही होती है तुम एक मिस्टेक हो। और स्प्रिंग प्रिंस सोचता है कि ये सारी मेमोरी सभी मेरे पास क्यों आ रही है। और स्प्रिंग प्रिंस बोलता है क्या मैं हार रहा हूँ और मैं कभी नहीं हारूंगा ऐसे पीजन बास्टर्ड से। और उसके बाद वो अटैक कर देता है चियोन को। और ये बोलते हुए स्प्रिंग प्रिंस एक अटैक कर देता है चियोन के ऊपर, लेकिन चियोन उसके मुंह को पकड़ता है और ज़मीन में उसको धंसा देता है। और हम देखते हैं स्प्रिंग प्रिंस एक साथ हार चुका होता है और चियोन वहाँ पर खड़ा होता है। और फिर हम देखते हैं कि ये फाइट खत्म हो चुकी होती है और स्प्रिंग प्रिंस हार चुका होता है। और इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी तो स्टे ट्यून्ड।